चलो चलो कृषि देखा था ना कल, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जितना हो पाए। चलो कितने प्रकार की फसल देखी थी अपन ने, बोलते जाओ फटाफट। फसल देखी थी 3 प्रकार की, रबी, खरीफ अरे और एक और कौन सी थी? जायद की फसलें, तीन जायद प्रकार की की फसलें, फसल तीन देखी थी प्रकार ना। की फसल देखी थी, है ना। अरे भाई ये वो हो रहा है, अरे एक हो भाई रहा ये वो हो रहा है, एक हो रहा है। हाँ हाँ, चेक कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। है, बंद कर। हाँ चलो, केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे था? बुरहानपुर में था ना। फिर क्या देखा था अपन ने, मुख्य मुख्य कुछ देखा था अपन ने, ठीक है ना। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे था? बुरहानपुर में था। राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे था? सोयाबीन उज्जैन। उज्जैन में था। ठीक है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे था? इंदौर। इंदौर में था। ठीक है, कपास का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे था? खरगोन में था। ठीक है, कुछ कुछ चीज देखी थी। फिर क्या बोलते हैं, कॉफी कहाँ पाया जा रहा था एकमात्र जिले में? कौन से जिले में पाया जा रहा था? बैतूल में पाया जा रहा था। सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से स्रोत से हो रही थी? कुएं एवं नलकूपों से हो रही थी। ठीक है, गला दुख रहा तो ज्यादा रिवीजन में न जाते हुए अपन आ जाते हैं नए पॉइंट में। चलो, तो आज ये अपना भूगोल वाला जो पॉइंट है अपना यूनिट 2 वाला, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका मैक्सिमम पोर्शन अपन ने पढ़ लिया, सिर्फ 2 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे थे ना जो बचे हुए थे अपने उस वाले में। झील तालाब बच रही थी जो 2 पेज का है, और एक रामसर साइट वाला पॉइंट बच रहा था ना, और फिर यातायात देख के ये यूनिट 2 खत्म कर देंगे। ये करे चालू। मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें हाँ, देख। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? पटेल नहीं आ होटल रहे क्या अभी अभी तक? क्यों कहाँ है? चलो अपन तब अंकिता तक भी नहीं है, रिवीजन कर जानवी लेते भी नहीं है। हैं, रिवीजन कर लेते हैं जब आ जाएंगे थोड़ी देर में। चल, मध्य प्रदेश में कृषि देखा था कल अपन ने। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र ये होता है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम कब है? तो 1969 में बना हुआ था, ठीक है ना, देखा था अपन ने कल। फिर कुछ कुछ सन याद किया था ना सबके। एक तो सेंटर भोपाल में थी, एक मेजर याद कर लिया था कि सबके सबके जो मेन मुख्यालय कहाँ पे? भोपाल में, ठीक है, एक चीज तो बन गई थी। फिर मध्य प्रदेश कृषि उद्योग का विकास निगम कहाँ कब आया था? 1969 में आया था। कृषक विकास, किसान का विकास 2 साल बाद आया था, 1971 में। फिर भूमि विकास, ये भी सॉरी 1971 में आया था, ये 1977 में आया था। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास भी आया था। ज्यादा ध्यान नहीं देना, जब अपन निगम विगम पढ़ेंगे ना तब जाके वो करेंगे, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार अपन ने देखा था 1.78 हेक्टेयर था। और सर्वाधिक कृषि जोत वाला जिला, मतलब कहाँ पे सबसे बड़े बड़े खेत है? तो हरदा में सबसे बड़े बड़े खेत है। सबसे छोटे छोटे खेत कहाँ पे? नीमच में, ठीक है। फिर 3 प्रकार की फसलें देखी थी, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल को अपन सियालू फसलें कहते हैं, शीतकालीन भी होती है, अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई हो जाती है, जैसे कि गेहूं, राई, सरसों, चना, अलसी, ये सब होती है। खरीफ की फसल से मानसूनी फसलें होती है, जून जुलाई में बोई जाती है, इनको चौमासू फसलें भी कहते हैं, जैसे चावल, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, गन्ना, ऐसे होते हैं। जायद की फसलें ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं जो मार्च और अप्रैल में
बोई जाती है। उनालू फसलों इनको बोलते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, जो पानी वाली फसलें होती हैं सारी जायद की फसलों में आ जाती है। फिर आर्थिक आधार पर कुछ फसलों को वर्गीकरण दिया गया ना, खाद्यान्न वाली फसल, नकदी वाली फसल अपन ने देखा था। फिर अनाज उत्पादक सबसे बड़े जिले देखे थे, तो सोयाबीन का सबसे बड़ा जिला उज्जैन था, गेहूं का होशंगाबाद था, धार 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार था। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक मंदसौर था, गांजा का खंडवा था, मक्का का छिंदवाड़ा था, इसलिए मक्का महोत्सव भी छिंदवाड़ा में मनाया जाता है। ठीक है। चावल बालाघाट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कंट्रोवर्सी है ना, ये भी 2022-23 में शायद कहीं चेंज हुआ है ना, वो देखेंगे उधर। तंबाकू रीवा में सबसे ज्यादा पाई जाती है, रेवाड़ी लोग गुटखा खाते हैं। गन्ना नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा मिलता है। काफी बैतूल के कुकरू खामला गांव में मिल रही थी। कपास खरगोन खंडवा दोनों में मिलता है, लेकिन एक चुनना रहे तो खरगोन चुनेंगे। मूंगफली भी कहाँ पे, खरगोन में ज्यादा पाई जाती है ना। मिर्ची भी खरगोन में पाई जाती है। चना विदिशा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। राई और सरसों भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दलहनी जो मध्य प्रदेश टॉप किया है इसमें, छतरपुर और सागर में ना, दोनों में से एक चुनना हो तो छतरपुर में ज्यादा दलहनी होती है। ठीक है। फिर देखते हैं तो अंगूर, फिर सब्जी फल उत्पादक में देखते हैं। अंगूर जो होता है रतलाम, मध्य प्रदेश अंगूर रतलाम में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, इसको अंगूर की नगरी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसंधान केंद्र मैंने बोला था, सिर्फ एक दो चेंज करवाया था, बाकी सबके सब वहीं पे। इंदौर में आलू धनिया, धनिया का अपन ने चेंज कर दिया था, गुना हो गया है 2022-23 वाली रिपोर्ट में। बाकी आलू कहाँ पे, इंदौर में ही है। ठीक है। फिर प्याज जो होता है खंडवा में सर्वाधिक होने। फिर ऐसा बोला जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली सब्जी फल कौन सी है, तो प्याज ही होती है। संतरा बैतूल में, नागपुर के बगल में, इसलिए बैतूल में संतरा सबसे ज्यादा होता है। हल्दी और केला दोनों बुरहानपुर में होते हैं। मिर्ची खरगोन में। आम रीवा और सतना में, एक चुनना है तो रीवा चुनेंगे। अमरूद भोपाल में। ठीक है। टमाटर सबसे ज्यादा जबलपुर में। आंवला सबसे ज्यादा पन्ना में। ठीक है ना, याद करवाया था सब। फिर रीवा में सुंदरजहां आम मिलता है, जिसको जीआई टैग मिला है। अलीराजपुर में नूरजहां आम मिल रहा है, जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है ना। सिंचाई के स्रोत में देखे थे कुएं और नलकूप, फिर तालाब, फिर नहरों से। कुएं और नलकूप से 67.3% देखा था, तालाब से 2.7% देखा था, नहरों से 17.6% देखा था। ठीक है ना। मालवा में सबसे ज्यादा कुएं नलकूप कहाँ है, इंदौर उज्जैन में। ठीक है ना। नलकूप 84% जो होते हैं इंदौर में है, और 79% उज्जैन में है। और सबसे ज्यादा कुएं कहाँ पे, सॉरी, सबसे ज्यादा कुएं कहाँ पे, मंदसौर में ना, ये उज्जैन में। फिर मैक्सिमम तालाब से सिंचाई वाले जिले कौन से थे, तो मैंने ऐसे करके कहा, तालाब क्या होता है, धब्बा होता है करके अपन ने याद किया, तो धार और बालाघाट क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से झाबुआ और बालाघाट थे। फिर नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कौन कर रहा था भैया, 17% टूटल था। सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई दतिया और नर्मदापुरम कर रहे थे। ठीक है। फिर सिंचाई की 3 योजना देखी थी, बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। बृहद वाली 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, 2 से 10,000 के बीच में मध्यम, और लघु सिंचाई 2,000 के हेक्टेयर से कम। बड़ी नहरें और नदी घाटी योजना बृहद सिंचाई परियोजना में आ रही थी। छोटी नदी मध्यम सिंचाई वाली में आ रही थी। कुएं, तालाब, सरकारी नलकूप जो छोटे छोटे, जो सब ये लघु सिंचाई में होती। कितनी योजनाएं चल रही है, 25 चल रही है बृहद सिंचाई योजना मध्य प्रदेश में, 113 चल रही है मध्यम सिंचाई, और 5,692 चल रही है कौन सी, लघु वाली। ठीक है, मोटा मोटा याद रखना था। फिर 3 मुख्य नहर देखी थी, बेनगंगा नहर जो बालाघाट और सिवनी जिले को लाभ प्राप्त होता है इससे। मध्य प्रदेश की पहली नहर थी, जो आजादी से पहले है ना 1923 में बन गई थी। ठीक है। फिर भांडेर नहर थी, लहार नहर, ये दोनों दतिया ग्वालियर में पाई जाती है। ठीक है ना। भांडेर ये वही वाला बिंदी वाला एरिया में आ जाएगा। और गुलाब सागर नहर होती है, जो सीधी में जाते हैं ना, सीधे साधे लोगों को गुलाब देते हैं, इसे याद करवाया था अपन ने। ठीक है। तो ये कृषि देख लिया था। ठीक है। कृषि का रिवीजन हो गया, अब सब लोग आ गए, तो अपन चालू कर देते हैं क्या आज का अपना पॉइंट वा। ये नहीं यार, चलो ठीक है। आ गए ना सभी, हिमांशु देख ले भाई, उधर कोई बच्चा तो नहीं, वरना तुझे टेंशन हो जाएगी। वो बची है यार, जान भी बची हुई है। ठीक है, छोड़, उसकी उसका किस्मत में रिपीट नहीं है होता है भाई। ऐसे भी। चलो, प्रमुख झीलें और तालाब देखते हैं। तो प्रमुख झीलें और तालाब, देखो इसको याद नहीं करना है ना, सिर्फ दे रखा है पुस्तक में, सिर्फ एक आध चीज है, बिल्कुल प्रश्न नहीं आएगा ऐसे, लेकिन पढ़ लेते हैं अपने इसके सम्मान में, है ना। प्रमुख झील और तालाब में तो सबको पता है, भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। तो भोजताल शहर के स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील होती है। जो अपने भोपाल वाली झील है, उसका नाम क्या है, भोजताल नाम है। ठीक है उसका। भोजताल का निर्माण परमार राजा भोज द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर किया गया था, है ना। तो किसने, राजा भोज ने करवाया था। नाम ऑब्वियसली भोजपाल के नाम पे पड़ा हुआ है, उसकी मूर्ति भी लगी हुई है ना वहां पे झील में। तो भोजताल झील का निर्माण किसने, राजा भोज ने करवाया था। 2011 में झील को अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जानने लगा ना, ये बड़ा तालाब नाम कब पड़ा, 2011 में पड़ा है ना। फिर झीलों की नगरी के रूप में भोपाल को स्थापित किया गया है। ठीक है ना।
झील पर एक स्तंभ में तलवार पर खड़ी राजा भोज की विशाल मूर्ति अपन घूमने जाते हैं, ठीक है, वहां पे लगी हुई है। 2002 में रामसर भूमि, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जब रामसर भूमि देखेंगे तो ये देखेंगे अपन, अभी यहाँ छोड़ दो, रामसर भूमि आगे देखेंगे। फिर एक लाख बंजारा झील होती है, याद नहीं करना, बुंदेलखंड में कहीं सागर वागर में होती है, ठीक है ना, तो सागर में अपनी स्वाति रहती है, लाखों पैसे लाखों रुपए भैया उसके पास, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। लखपति कौन है? सागर वाली स्वाति। एक फिर लोकपाल सागर होते हैं, है ना, लोकपाल सागर पन्ना के राजा लोकपाल सिंह ने बुलाई तो उन्होंने अपने नाम पे लिख लिया ना, तो पन्ना में होती है, बस याद रखना, ठीक है। फिर और कौन कौन सी थी? एक ग्वाल सागर थी, ये टीकमगढ़ एरिया में आ जाती है, ठीक है ना। इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा नहीं है। धर्म सागर होती है, ये भी पन्ना में होती है। मुंज सागर नहीं याद रखनी है। एक हनुमान ताल याद रखना है, ठीक है ना। हनुमान ताल कहाँ पे? जबलपुर शहर में हनुमान ताल स्थित है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में इतने तालाब और इतनी तलैया थी। इन तालाब तलैयों का निर्माण गोंड शासकों ने, जब अपन मध्य प्रदेश का इतिहास देखें ना, तो गढ़ मंडला के शासक देखेंगे ना, त्रिपुरी वाला एरिया जो करते हैं ना, तो गोंड शासकों ने इससे हनुमान ताल बनवा दिया। याद रखना कहाँ पे? जबलपुर में, बस याद रखना। फिर सांकी सागर झील अपन ने देखा था, माधव राष्ट्रीय पार्क में देखा था। इसमें है ना, किसकी? मगर की सफारी के लिए फेमस था ये, ठीक है ना। किसकी? कहाँ? सांकी सागर झील कहाँ पे? तो माधव राष्ट्रीय पार्क में। माधव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे भैया? बताओ जल्दी, एक सांस में। शिवपुरी में, माधव ठीक है, शिवपुरी में। फिर एक रानी तालाब होता है, ठीक है ना, रीवा में पाया जाता है, ठीक है ना। फिर गोविंदगढ़ तालाब होता है, अच्छा। नहीं याद रखना है ना। संग्राम सागर झील याद रखना है। संग्राम सागर में एक संग्राम शाह करके अपन आयुर्वेद के इतिहास में पढ़ेंगे, 52 घोड़ों का एक राजा होगा संग्राम शाह, उसने इस झील का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है, ठीक है ना। जबलपुर घूमने जाते हैं तो संग्राम सागर झील में जाते हैं घूमने ना। शहर से 15 किलोमीटर दूर इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में गौड़ शासक संग्राम शाह ने करवाया था, ठीक है ना। अपन इसको डिटेल में जब है उधर भी देखेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ अपने को झील याद रखनी है। सबसे पहले तो भोजपाल वाली झील याद रखनी है, रामसर साइट है ये, अभी आगे देखेंगे रामसर साइट क्या होता है। फिर लाख बंजारा झील देखेंगे, ठीक है। हनुमान ताल कहाँ पे? जबलपुर में। सांकी सागर झील कहाँ पे? अपनी माधव राष्ट्रीय पार्क में। माधव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? शिवपुरी में, ठीक है। फिर एक संग्राम सागर झील देखेंगे जो कहाँ पे है? अपनी जबलपुर में, ये भी ठीक है। फिर कुछ लिखा है, जबलपुर को 52 ताल का शहर कहा जाता था प्राचीन समय में। याद रखना है ना, यहाँ पे 52 ताल और बहुत सारी तलैया थी, ऐसे करके आता है, ठीक है ना। 52 ताल और 84 तलैया थी। फिर जबलपुर में हनुमान ताल, रानी ताल, ये नाम है ना। एक आधार ताल जगह है, ट्रेन से जब जबलपुर जाते हैं तो आधार ताल स्टेशन आता है, ठीक है ना। ये सब ताल 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 जो जबलपुर जो होता है वो, उसमें थे बहुत सारे। अच्छा बताना, मतलब 32 पहाड़, चलो छोड़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल जाता है। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? भोपाल चला जाता है। 32 भोपाल शहर पहाड़ियों को से घिरा हुआ था ना। हाँ ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है भाई। कौन सी? भोपाल बता दिया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क था ना, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। हाँ। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की झील की नगरी कहा जाता है। भोपाल में लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा, मनीषा झील, मोतियाबिंद, सब पता है अपने को झीलों का शहर किस, सिर्फ याद है ना झीलों की नगरी। फिर कुछ अन्य झील भी है भैया ना। एक यशवंत सागर झील आती है, इसको रामसर साइट में पढ़ेंगे ना अपन, तो जो रामसर साइट में आगे वही थे। इंदौर की यशवंत सागर झील जो होती है बहुत फेमस हो रही है। सांक सागर अपन ने देख लिया अभी, मगर सफारी के लिए फेमस है। माधव सागर होती है ना, और जादव, ये सब तीनों झीलें कहाँ पे? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। फिर एक कापूर सागर और मूंछ सागर, नहीं याद रखना है, ठीक है। फिर इधर क्या दे रखा है? राष्ट्रीय जलीय पारितंत्रिक तंत्र संरक्षण आरक्षण, नहीं पढ़ना है। चलो रामसर साइट, यहाँ से प्रश्न आएगा भैया ना। क्या हुआ था? रामसर साइट क्यों बोलते हैं इनको? तो ईरान में एक जगह है, जैसे अल्माटा डिक्लेरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्माटा एक जगह थी, वहां पे डिक्लेरेशन हुआ था। वैसे ही रामसर एक कहाँ बोलते हैं, ईरान में एक जगह है, ठीक है ना। वहां पे एक संरक्षण पास किया गया था कि जो जो ये तालाब वालाब है उनको भी संरक्षण करने की अपने को आवश्यकता है ना, नदी तालाब, मतलब कुछ कुछ एक क्राइटेरिया बनाया, और वहां पे अपने को गीली जगहों का क्या करना है? संरक्षित करना है। तो ऐसे दलदली या जल वाले क्षेत्र जहाँ पे वर्ष भर जल भरा हुआ होता है, शांत जल, समुद्री या गैर समुद्री जल का जमा हुआ ना, सत्य सत्य छटवा सकता है ना। रामसर साइट इंपोर्टेंट, तो याद रखना ये सब दलदली एरिया होता है जहाँ पे जल वर्ष भर भरा रहता है, सूखता नहीं कभी भी, है ना। सूखता है तो उसको अपन इसकी रामसर के श्रेणी में नहीं रखेंगे। वहां पे जल एकदम शांत हो, समुद्री या गैर समुद्री जल का जमाव हो सकता है, गहराई कितने से ज्यादा ना हो? 6 मीटर से अधिक ना हो, उसे अपन आर्द्र भूमि, या इसी को रामसर साइट, या इसी को इंग्लिश में वेटलैंड, तीनों एक ही नाम है ना, आर्द्र भूमि, वेटलैंड या रामसर भूमि क्षेत्र ये कहते हैं। भारत शासन ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत वर्ष 2017 में वेटलैंड नियम बनाया गया ना, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण गठन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ना, मध्य प्रदेश का वेटलैंड प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 2017 में। याद रखना अपना जब बीच स्टार्ट हुआ था ना, जिस साल अपन भोपाल में आए थे, उसी साल
क्या चालू हो गया था, ये रामसर साइट का प्राधिकरण, इसका गठन करवा दिया था ना। तो मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन कब हुआ है, 2017 में हुआ है, ठीक है ना। आगे का डेट वेट नहीं याद रखना। 2 फरवरी 1971 ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते, जैसे अलमाटा डिक्लेरेशन हुआ था ना, वैसे ये रामसर डिक्लेरेशन। ये पांचों के पांचों अपने को टिप ऑफ पॉइंट रटे होने चाहिए ना, पांचों के पांचों अपने को याद रखना है कौन कौन से रामसर साइट है मध्य प्रदेश में। देखते हैं सबसे पहले भोज वेटलैंड, जो अपना बड़ा तालाब है, इसको वेटलैंड वाली साइट में सूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, तो 2002 में। सबसे पहला जो रामसर साइट थी वो कौन सी थी, अपनी भोजताल वाली थी ना, ये भोज वेटलैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। भोपाल में है भैया, इसकी मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट होती है, ठीक है ना, बड़ी नहीं है, इससे भी बड़ी एक आएगी। फिर दूसरी सांग सागर झील, जो अभी अपन ने देखी शिवपुरी में है, ठीक है ना, मनिहार नदी से बाइफरकेट होकर बनी हुई थी माधव नेशनल पार्क में, ठीक है ना। ये 7 2000 देखो 3 2022 में बनी, ऐसे साल याद कर लो पहले तो। 3 2000 एक सबसे पहली उसका साल अलग है, एक सबसे बड़ी उसका साल अलग है, बाकी तीनों 2022 में आई है, ठीक है ना। और बनी हुई 7 जनवरी को, तो डेट भी ज्यादा याद नहीं रखनी है, ठीक है। बीच के तीनों जो है वो क्या है, 2022 में आई है, 7 जनवरी 2022। भोज वेटलैंड सबसे पहले बन गई थी 2002 में, 20 साल पहले ही बन गई थी। और एक सबसे लेटेस्ट जहां से प्रश्न अभी आएगा, क्योंकि समसामयिक घटना भी है सिलेबस में, तो तवा जलाशय है ना। पहले लाइन से पढ़ते हैं। सांक सागर झील, इसको 7 जनवरी 2022 में वेटलैंड घोषित किया गया। फिर एक सिरपुर तालाब है इंदौर में, इसको भी, इंदौर में 2 है ना, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर, दोनों को क्या है, रामसर साइट में या वेटलैंड में का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। कब, 7 जनवरी 2022 को। और एक आखिरी में आता है तवा जलाशय, जो कहाँ पे, नर्मदापुरम में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बड़ा है ना। 8 जनवरी 2024, सबसे लेटेस्ट रामसर साइट कौन सी अपनी, तो तवा जलाशय। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट भी होता है ना, तो सबसे बड़ी रामसर साइट भी कौन सी है, ये तवा जलाशय। ऑब्वियसली नर्मदापुरम जहां जहां आ जाता है बड़ा, तो ऑटोमेटिक आ जाता है, बहुत बड़ा जिला है नर्मदापुरम, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो गए, भोज वेटलैंड हो गया, सांक सागर झील हो गई, सिरपुर तालाब हो गया, यशवंत सागर हो गया और तवा जलाशय हो गया, ठीक है ना। ये 5 क्या है, मध्य प्रदेश की रामसर साइट है, ठीक है ना। पहली वाली 2002 में आई थी, फिर 2022 में 3 आई है और आखिरी वाली 2024 में आई है, ठीक है ना। ऐसे करके 5 रामसर साइट हो गई है। कब कब आई है वो भी याद रखना। कहाँ कहाँ है, तो भोज वेटलैंड भोपाल में सबको पता है, सांक सागर झील अपन ने याद कर रखी है, 2 3 4 दिन से इसको याद कर रहे हैं, शिवपुरी में भैया है ना। फिर सिरपुर और यशवंत सागर सबको पता है, अंधा भी कोई बता देगा यशवंत सागर कहाँ पे, तो इंदौर में ना, सब लोग घूमने जाते हैं, वही वाला बहुत फेमस एरिया है यशवंत सागर, कहाँ पे, इंदौर में, ठीक है। फिर एक तवा जलाशय है, याद रख लेना, तवा नदी अपन ने देखी थी, तवा नदी जो किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी थी ना तवा नदी, इधर से जा रही थी, तो वो कहाँ से, तवा नदी कहाँ पे है, नर्मदापुरम में है, ठीक है ना। तो वही याद रखना, तवा जलाशय कहाँ पे, नर्मदापुरम में, ठीक है ना। या ऐसे याद, अपनी सिंपल ट्रिक, तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की, तो नर्मदा से नर्मदापुरम, ठीक है, इजी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर अपन देखते हैं जैव विविधता विरासत, देख लेते हैं, कुछ एक पॉइंट लिखा रखा है इसके संदर्भ में। बायोडायवर्सिटी के बारे में देखते हैं, तो ऐसी पारिस्थितिक तंत्र जिसमें स्थलीय, तटीय, जलीय समृद्ध जैव विविधता वाले वन्य प्रजाति के साथ साथ दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति पाई जाती है, उसे जैव विविधता विरासत कहते हैं ना। अच्छा, जैव विविधता साइट देखनी है बस अपने को, इसमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है ना, ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, इसकी परिभाषा भी नहीं याद रखना। अपन बायो में पढ़ रहे हैं ना, जब नीट वीट की तैयारी करते थे तो पढ़ते थे क्या होता है। जैव विविधता अधिनियम याद रखना, तो जैव विविधता अधिनियम कब आया अपना, 2002 में। इसकी शाखा धारा जितनी भी हो, इसके प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से समय समय पर इस अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करती रहेगी। तो पूरी भारत में जो होते हैं जैव विविधता विरासत स्थल कितने हैं, 45 है, उसमें से मध्य प्रदेश में कितने हैं, 5, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता है पश्चिम बंगाल, जो पूरे एमपी में नहीं है। अपने को इंडिया का जीके तो है नहीं अपने सिलेबस में, तो ये याद रखने, अपने को याद रखना है कि कौन सी 5 साइट हैं जो जैव विविधता वाली है एमपी में। तो एक सबसे पहले आती है नरो हिल्स, कहाँ पे है, सतना में, ठीक है। फिर दूसरा आता है पातालकोट। पातालकोट किसके लिए फेमस था, अपन बचपन इतने बार बार पढ़ा था कि कौन सी भारी जनजाति यहाँ पे रहती है, भारी जनजाति। ठीक है। तो पातालकोट जो होता है ये भी क्या है, जैव विविधता वाला है, ठीक है ना। अमरकंटक का अनूपपुर भी बहुत फेमस है अपने पास, ये भी क्या आता है, इसमें बायोडायवर्सिटी के लिए वो होता है। फिर भोपाल में एक वाल्मी परिसर है, ये भी क्या होता है, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और इंदौर का सिरपुर तालाब, ठीक है ना, तो सिरपुर वाला भी याद रखना, दोनों में आ रहा है, रामसर साइड भी है और क्या है, जैव विविधता विरासत या बायो, जो भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना, बायो हेमिस्फीयर, जो बायोडायवर्सिटी वाला होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। बायोस्फीयर तो रिजर्व। मध्य, हाँ नहीं नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व अलग है 3, ये तो कुछ और है, बीएचएस बड़ा। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में याद रखना, जैव विविधता विरासत, ठीक है।
बायोडाइवर्सिटी सेंटर होने चाहिए जो भी। तो नरो हिल्स है, एक सतनाम है, पातालकोट है, अमरकंटक है, वाल्मीकि परिसर है, सिरपुर तालाब है। ये सिरपुर तालाब देना चाहिए क्योंकि दोनों में आ रहा है भैया ना। तो अपना अगर आयुर्वेदा वाला कोई गधा पेपर बनाता तो यही देता कि उपरोक्त में से रामसर साइट एवं जैव विविधता विरासत दोनों में कौन सा आता है, तो अपना सिरपुर तालाब आता है, ठीक है, जो कि इंदौर में। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको, कहाँ कहाँ है अपनी जैव विविधता साइट, नरो हिल्स है, पातालकोट है, अमरकंटक है, वाल्मीकि परिसर है और सिरपुर तालाब है, ठीक है ना। अच्छा चलो हिमांशु ने अब टॉपिक छेड़ दिया, तो बायो डाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ है एमपी में? 3। पहले तो कितने होते हैं ये बताओ, बायोस्फीयर 3 होते रिजर्व हैं। 3 होते हैं। कहाँ कहाँ है? पचमढ़ी। पचमढ़ी, दूसरा? बाकी भी को बताएगा। एक है अचानक मार, अच्छा। अचानक मार कहाँ पे? अचानक मार अनूपपुर। हाँ अमरकंटक और अनूपपुर मतलब एक ही चीज लिख सकते हैं ना अपन वहां पे। और तीसरा कहाँ पे? पन्ना। कहाँ? पन्ना। तो ठीक है, पन्ना में है ना। 3 साइट है अपने पास, पचमढ़ी, अचानक मार और पन्ना। ये बायोस्फीयर रिजर्व है और ये क्या है? जैव विविधता विरासत है। दोनों अलग अलग पॉइंट याद रखना है ना। जी किसी को कौन मिला कौन क्या से? अपनी बुक में? कहाँ पे? नहीं मिला। हमारी बुक में पेज ही नहीं। कोई ना, कहीं ना कहीं मेरी मिल बुक में जाएगा। भी नहीं है। नरो हिल्स, पातालकोट, अमरकंटक, वाल्मीकि परिसर और सिरपुर तालाब, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? 5 अपने मध्य प्रदेश की जैव विविधता के विरासत स्थल हैं, ठीक है। इसी के साथ ये अपना टॉपिक मतलब छोटा सा पॉइंट था, खत्म हो गया। मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें और मध्य प्रदेश की रामसर साइट। झीलें इंपोर्टेंट नहीं है, रामसर साइट इंपोर्टेंट है ना, रामसर साइट वाला आ सकता है प्रश्न पेपर में। फिर आता बनाते मध्य प्रदेश का परिवहन। मध्य प्रदेश के परिवहन पे ज्यादा ध्यान भी देना, यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं ज्यादा, पिछली बार भी नहीं आया, पर इस बार कुछ कुछ बेसिक चीजें अपन पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। तो मध्य प्रदेश के परिवहन में 3 चीजें आती है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है ना। सड़क परिवहन देखते हैं तो सड़क परिवहन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा होता है, जिसमें मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। पता है रोड सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश 15वें स्थान पे, मतलब 28 जिलों में, सॉरी 28 राज्यों में 15, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतना बड़ा राज्य है, ठीक है ना। मतलब असम, त्रिपुरा, असम सिक्किम से भी घटिया रोड जो होती है वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी भैया, ठीक है ना। 1962 में हुई थी भैया। 1962 में टीबी का रोकथाम वाला उपाय देखा था ना मैंने, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आता था, उस प्रोग्राम देखे अपन, उस समय याद रख लेना। मध्य प्रदेश की सड़क परिवहन विकास निगम आया था, ठीक है ना। अब ये सन का कुछ नहीं कर सकते, इनको रटना ही पड़ेगा अपने को ना। वैसे अपन निगम विगम या योजनाएं देखेंगे तो एक साथ भी इनको देखेंगे कौन कौन सा साल है, पर कोशिश करते हैं यहीं से जैसे कुछ कुछ आ जाए अपने, कुछ कुछ याद हो जाए अपने को ना, ज्यादा परेशान नहीं होना इसमें, दिमाग पे जोर नहीं डाल। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विकास निगम 1962, जब टीबी वाला प्रोग्राम अपना आया था तब इसको आया था। फिर देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट चीजें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाले राजमार्ग, देखो ज्यादा राजमार्ग बहुत सारे भाई, इतने रोड हैं सारे मध्य प्रदेश में, सब तो याद करेंगे नहीं, कुछ कुछ होता है। तो सबसे लंबा वाला जो अपना क्या है राजमार्ग है वो देखेंगे तो NH46 है, ठीक है ना। और NH44 दूसरा सबसे बड़ा है और NH47 जो है तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है ना। 3 अपन ने देख लिए सबसे बड़े, तो एक बस याद रख लो सबसे बड़ा कौन सा? NH46। NH46 जो कहां से कहां तक है? ग्वालियर से चालू होता है और बैतूल से होता हुआ कहां निकल जाता है? महाराष्ट्र में। NH का मतलब तो पता है ना, नेशनल हाईवे। क्यों बोलते हैं इसको नेशनल हाईवे? क्योंकि दो स्टेट को कनेक्ट करता है ना। जरूरी नहीं कि नेशनल हाईवे बड़े बड़े यूं, कुछ छोटे भी देखेंगे जो मध्य प्रदेश में बहुत कम निकलते हैं। अब मध्य प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे तो देखो पहले तो याद रखो ट्रिपल डिजिट वाले तीनों छोटे होंगे, ट्रिपल डिजिट वाले ना। NH 135BB ये सबसे छोटा है भैया ना, सिर्फ 7.5 किलोमीटर लंबा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रोड इतना नेशनल हाईवे, मध्य प्रदेश में ये 7.5 किलोमीटर लंबा है, बाकी आगे तो कहीं तो जाता होगा यूपी में कहीं ऐसा कुछ भी हो, ठीक है ना। तो NH 135BB जो होता है ये 7.5 किलोमीटर का है। जमीरा से बढ़कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे है ना। प्रश्न ये देखो 2025 में कहीं RTO में आया हुआ है। तो देखो अपना जो मैंने ऐसा नोटिस किया ना, पेपर को एनालाइज किया और इधर इधर के ये देख रहे हैं, तो वो पुराने जो पेपर आ रहे हैं ना साल में, कुछ क्वेश्चन तो सीधे वहां से उठा लिए गए, कौन करे नए क्वेश्चन बनाए, कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना। तो जो रिसेंटली जो 2025-24 के पेपर वाले ना, ये अपन अच्छे से रटेंगे, ठीक है। तो NH 135BB सबसे छोटा है, याद रख लेना। 135BB एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। फिर 339B, 339 और 339B ये दोनों भी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। एक होता है 9 किलोमीटर का, एक होता है 15 किलोमीटर का। ये खजुराहो से बनीठा के बीच होता है, ये महोबा से बनोवा के बीच में होता है,
ठीक है। तो सबसे बड़े देख लिए अपन ने 46, 44, 47, ये सबसे बड़े हैं। सबसे छोटे देख लिए 135 बीबी, 339 बी, 339। ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 2019 तक कितनी थी? 44 थी, लेकिन वर्तमान में 46 हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने नेशनल हाईवे हैं अपने यहाँ? 46 नेशनल हाईवे हैं मध्य प्रदेश के पास। ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्य के अब स्टेट हाईवे देखते हैं। अंदर ही अंदर अपन कितने बना लिए? तो अंदर ही अंदर अपन ने बना लिए 94। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। कितने बना लिए अपन ने? 94। लगभग दुगने है ना। देखो 46 का दुगना अपन करेंगे, वैसे तो 82 ही होता है, लेकिन लगभग दुगने से भी ज्यादा है ना। तो ये दोनों टर्म अपने को याद रखनी है। नेशनल हाईवे एनएच कितने हैं? 46 है अपने पास, और स्टेट हाईवे कितने हैं? 94 है अपने पास। ठीक है। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा अपने पास? तो SH62 है ना एमपी में। स्टेट हाईवे 62 जो सागर से छिंदवाड़ा तक जाता है। ठीक है ना। लगभग 327 किलोमीटर का ये। ठीक है। फिर दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग SH ये जो झालावाड़ से खंडवा के बीच में आता है। ठीक है ना। स्टेट वाला होता है। फिर संबंधित नहीं याद रखना। मध्य प्रदेश सबसे छोटा, हाँ सबसे छोटा जो होता है ना SH1, देखो नाम में ही पहला नंबर का भिंड में सिर्फ 5 किलोमीटर का है। ठीक है ना। और दूसरा सबसे छोटा होता है SH38A जो राव से मऊ सिर्फ 8 किलोमीटर का है। ठीक है ना। तो कुछ नहीं, कहां से टेबल नहीं दे रखी, कैसे नहीं दे रखी, लिख लेते हैं एक बार अपन यार, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। क्या क्या बोल रहा है ये? जगह ही नहीं है यार। ठीक है। क्या क्या बोल रहा है ये मेरे पास? पहले बोल रहा है क्या? सबसे बड़ा। ठीक है। एनएच कौन सा है भैया अपने पास? 46। सबसे 46 छोटा एनएच कौन सा है? 135। 135 बी। ठीक है। है ना ये बी। लेकिन ये भी याद रखने अपने को, छोटे तीनों याद रखने हैं, 339 बी और 339। ठीक है। सबसे छोटे लंबाई भी याद रखनी है छोटे वाले की, तो 135 बी है। कितना है अपने पास? बहुत छोटा है ये भैया, बस खाली 7.5 किलोमीटर का है। ठीक है। बाकी इनकी याद नहीं रखेंगे। और ये सबसे बड़ा वाला कितने का है अपना? लगभग 600 कितना था? 634 किलोमीटर का है। ठीक है। अब स्टेट 634। हाईवे पे आ जाते हैं। स्टेट हाईवे जो होता है, स्टेट स्टेट हाईवे देख लेते हैं। तो स्टेट हाईवे क्या हो रहा है भाई? स्टेट हाईवे देखते हैं ना। स्टेट हाईवे जो होता है सबसे बड़ा कौन सा है भैया अपना? तो स्टेट हाईवे में सबसे बड़ा आएगा अपने पास कौन सा? SH62। 62। क्या हो गया तेरे पेन को? डिस्चार्ज हो गया बैटरी? नहीं यार हट। चलो सबसे ऐसा छोटा पेंसिल ले SH लिया कौन सा होता है? साले फ्लिपकार्ट का लिया है, दिवाली नहीं पढ़ना लिया ना, चाहिए भाई। सस्ती पेंसिल ले लिया है अनिल ने, इसलिए नहीं चल रही। एप्पल पेंसिल सैमसंग ले का भाई, लेना एप्पल चाहिए था ना। पेंसिल। अरे पढ़ ले भाई, पढ़ अच्छी ले। पेन होती पढ़ने है के उसकी। अलावा हिमांशु को सब इधर उधर का करना होता है। SH सबसे बड़ा क्या बता रहा था? 62। 62 क्या होता है? सबसे बड़ा होता है जो ना सागर से छिंदवाड़ा तक। अभी देखो इसको, इसमें भी देखेंगे अपन मैप वाले में तो अच्छे से याद होगा ना। SH62 सबसे बड़ा है। और SH1 जो पहले नंबर का था उसका भी A वाला पार्ट जो केवल 5 किलोमीटर का था ना, भिंड भिंड में होता है, ये सबसे छोटा होता है ना। ज्यादा बकवास याद नहीं करना, इससे आएगा नहीं। ठीक है। फिर देखते हैं क्या। ये देखो ये डाटा बिल्कुल याद नहीं करना है, हो जाए तो ठीक है तुम्हें, वरना नहीं करना है। एक बार बस ऐसे ही देख लेते हैं कि कितने अपने पास नेशनल हाईवे कितना किलोमीटर लंबा है। तो लगभग 10,000 किलोमीटर है। 9,315 किलोमीटर है ना। पूरे जितने रोड है उसका 12% है। फिर स्टेट हाईवे कितना है? स्टेट हाईवे लगभग 16% है कुल रोड का ना, 12,568 किलोमीटर। ठीक है। नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिले मार्ग कितने हैं जो अपन ने अंदर ही अंदर बना रखे हैं? तो 25,000 किलोमीटर का जिले मार्ग वाला फैला रखा है अपन ने, जो लगभग 31% है। ग्रामीण और अन्य सड़कें कितनी है? तो लगभग 33,000 किलोमीटर की बनाई गई, जो पूरी 41% है। ऐसे मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? 80,775 किलोमीटर अपने पास कुल सड़कें हैं। ठीक है ना। इतनी घटिया सड़कें अपने पास कि अपन 28 राज्यों में 15वें नंबर पे आते हैं। ठीक है ना। सबसे अच्छी सड़कें कहाँ पे भारत में? तो पूरी फर्स्ट नंबर पे आता है महाराष्ट्र। सबसे अच्छी सड़कें महाराष्ट्र के पास है। ठीक है। कुल सड़क घनत्व कितना होता है अपने पास? तो 26.20 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। नहीं याद रखना इतना सब। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के 6 प्रगति पथ, ये याद रखना भैया ना, ये आर्थिक सर्वेक्षण नया आया है। ये प्रगति पथ निर्धारित कर रहे हैं, मतलब कुछ रोडों को ऐसे दे रहे हैं कि यहाँ पे अपन जैसे
रोड को क्यों बोलते हैं कि इकोनॉमी जो होता है, देखो रोड से एक तो ट्रांसपोर्ट बहुत तेज होता है, ऊपर से रोड के जो किनारे होते हैं ना, ऐसे आते हैं कि रोड के जो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे निकल रहा है उनके आसपास 1-2 किलोमीटर की रेंज में क्या कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, तो उद्योग विकसित करने के लिए अपन साइट वाइट लगा सकते हैं ना, कंपनी या फैक्ट्री वैक्ट्री अच्छी खुलने लग जाती है, ढाबे खुलने लग जाती है, तो आर्थिक विकास होने लग जाता है। तो कौन कितने पथ है अपने पास, 6 प्रगति पथ इन रोडों पे बन रहे हैं। एक नर्मदा प्रगति पथ है जिसमें बहुत सारे रोड आते हैं जो 867 किलोमीटर का है। फिर अटल प्रगति पथ है जो लगभग 300 किलोमीटर का है ना, 299 किलोमीटर का। विंध्य प्रगति पथ विंध्याचल वाले प्रदेश में बन रहा है। मध्य प्रगति पथ बन रहा है। बुंदेलखंड प्रगति पथ बन रहा है और मालवा निवाड़ प्रगति पथ बना है। सिर्फ अपने को याद रखना है सबसे बड़ा प्रगति पथ कौन सा है, नर्मदा प्रगति पथ, और सबसे छोटा वाला प्रगति पथ कौन सा है, मालवा निवाड़। ठीक है, कहाँ क्या है ये सब याद नहीं रखना है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के नए राष्ट्रीय, देखो जितने अपन ने पढ़ रखे ना पूरे नेशनल हाईवे 46 होते हैं, 46 की 46 तो याद होंगे नहीं अपने को ना, उतने अपने को पढ़ना है, अपने को बस इतने पढ़ना है, 5 और 5 10 नेशनल हाईवे अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। उसमें से भी दो सिर्फ 44 और 46 ही हैं जिनका अपन याद करेंगे कहाँ कहाँ से निकलते हैं। तो देखो पहले एक बेसिक बता देता हूं मैं, ये मान लो मध्य प्रदेश का मैप है छोटा सा, ठीक है। तो जितने भी ऐसे जाएंगे रोड, कहां से, ऊपर से नीचे की तरफ, कश्मीर से कन्याकुमारी वाले तरफ, वो रहेंगे सम संख्या में। कैसे रहेंगे, सम संख्या में। फिर मैंने अगर मध्य प्रदेश का ऐसे रफ डायग्राम बनाया, और जो इतने भी रोड ऐसे जाएंगे वो रहेंगे काय में, विषम संख्या में। इतना क्लियर है, ठीक है ना। जो कैसे जाएंगे, उत्तर से दक्षिण जाएंगे वो सम संख्या में रहेंगे, ठीक है ना। जैसे ये NH30, NH34, NH45, NH46, NH20, ये सब कहाँ, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे खड़ा काट रहे हैं ना, अरे परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल जो भी है तो ना, सम वाले नंबर जो होते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर ऐसे खड़े जा रहे हैं, और विषम वाले कैसे जा रहे हैं, ऐसे आड़े जा रहे हैं, ठीक है ना। इतना याद रख लेना तो अपन इनका फ्लो याद हो जाएगा कैसे कैसे। सबसे पहले देखते हैं अपन, इसमें देखो डायग्राम से देखें या तो इधर देख लेते हैं फिर डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले अपन अपना जो मुख्य याद करते हैं, सबसे बड़ा NH46। NH46 कहां से चालू होता है भैया, तो ग्वालियर से चालू होता है और बैतूल तक जाता है। ग्वालियर से चालू होकर कहां तक जाता है, बैतूल तक जाता है, ठीक है ना। नीचे कहां निकल जाता होगा, महाराष्ट्र में निकल जाता है। कहां कहां से, ग्वालियर से चालू होता है, ग्वालियर के जस्ट नीचे शिवपुरी है, शिवपुरी के जस्ट नीचे गुना है, ठीक है ना। गुना से फिर ब्यावरा, भोपाल, अब्दुल्लागंज, नर्मदापुरम होते हुए कहां निकल जाता है, बैतूल निकल जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क मार्ग है, ठीक है ना। अभी इसका फ्लो देखेंगे अपन, ये कैसे जाएगा, ठीक है। फिर अपन दूसरा देखते हैं NH44, ये दूसरा देखो ये वैसे तो बड़ा ये होना चाहिए, पर देखो इसके अभी दिखाएंगे ना, वैसे अगर फ्लो देखेंगे ना तो ऑब्वियसली कश्मीर से, श्रीनगर से, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा है, तो ऐसे आड़े में सबसे ज्यादा ये होना चाहिए ना। पर ये जो अपना दोनों मध्य प्रदेश की वो गैप है ना, जहाँ पे मुरैना झांसी वाला और जो टीकमगढ़ वाले एरिया में जो थोड़ा गैप देखते हैं, उस गैप से आता है ये, इसलिए NH46 से छोटा हो जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी वाला रोड बोलते हैं इसको NH44 को, ये ग्वालियर में, फिर सागर, लाखदोन ऐसे करके सिवनी में निकल जाता है। तो देखो इसमें देखो जो दो रोड अपन ने देखे हैं अभी वो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं NH46, तो ये ग्वालियर से चालू हो रहा है, ठीक है। यहाँ से निकला, इधर गया शिवपुरी में, ग्वालियर में से चालू हुआ, ग्वालियर थोड़ा पीछे गया, शिवपुरी में आया, ठीक है ना। शिवपुरी जाके यहाँ पे गुना आया, ठीक है। गुना से ऐसे होते हुए यहाँ से जो भी इसका मिले उसके आगे नीचे हुए भोपाल में आता है, याद रखना, ठीक है ना। और भोपाल से ऐसे नीचे इधर नर्मदापुरम, नरसिंहपुर होते हुए बैतूल निकल जाता है, ठीक है ना। तो एक मोटा मोटा याद रखना है कि ये बीचों बीच निकलता है, ठीक है। ग्वालियर से चालू होता है और ये बीचों बीच वाला रोड कौन सा आ रहा है अपना, NH46। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रोड है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रोड, कितनी लंबाई होती है इसकी, 634 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। तो NH46 अपन ने पढ़ लिया। अब दूसरा अपन देखते हैं NH44। NH44 कहां से आ रहा है भैया, तो कश्मीर से आ रहा है, उधर से ऊपर से। तो राजस्थान में जब आता है तो राजस्थान से मुरैना में यहाँ से एंट्री करता है, यहाँ से मुरैना में एंट्री करके ये जो वाला एरिया होता है कहाँ पे, दतिया वाला एरिया यहाँ पे होता है, इससे वापस बाहर निकल जाता है। और यूपी के झांसी है ना, यहाँ पे झांसी से एंट्री करता है, पूरा यूपी वाले एरिया में कवर करता है, यूपी वाले एरिया में कवर करता है, और फिर सागर में एंट्री कर जाता है। देख रहे हो, इसलिए छोटा हो जाता है, वरना अगर ये वाला भी पार्ट MP का ही होता तो MP का सबसे बड़ा हो जाता, ठीक है ना। मुरैना में एंट्री कर रहा है, इधर आगे करते हुए यहाँ से क्या बोलते हैं बाहर निकल जाता है ना, इधर निवाड़ी टीकमगढ़ में एंट्री नहीं करता, झांसी में ऐसे यूपी चलता है, और सागर में फिर से MP में री एंट्री मारता है, इधर दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी और क्या बोलते हैं होता हुआ यहाँ से बाहर निकल जाता है, और नीचे कहाँ जाता है, कन्याकुमारी की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का कौन हो गया, दूसरा सबसे बड़ा, NH44 हो गया। दो समझ में आ गए कौन कौन से सबसे बड़े वाले बीच में होते हैं ना, NH46, NH44, ठीक है। अब देखते हैं अपन दूसरा NH30 देखते हैं।
इनका कलर बदल देते हैं 30 के लिए। NH30 जो होता है उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहा है, मध्य प्रदेश के केवल 3 जिले में जाता है, रीवा, जबलपुर और मंडला। कौन सा, देखो ये इधर उधर से आ रहा है, क्या बोलते हैं, ऊपर उत्तराखंड से आ रहा है और साउथ में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे इधर यहाँ से रीवा में एंट्री करेगा, इधर से जबलपुर में, और मंडला से बाहर निकल के इधर छत्तीसगढ़ में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया वो कौन सा बनाया, SH30 बनाया है, ठीक है। फिर देखो ये सिर्फ दो याद रखने अपने को, 46, 44 और 46 है ना, ये 30-20, बस इतना बस याद रखना है कि इधर इस साइड में होगा तो 3 जिलों में आएगा, इधर रीवा में क्रॉस कर रहा है, जबलपुर और मंडला में, ठीक है। अब देखते हैं अपन NH34, फिर पेन का कलर बदलते हैं, इसको लाल देते हैं। NH44 जो होता है उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से चलता है और ये मध्य प्रदेश के लखनादौन या यहाँ तक मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है ना। कौन कौन से एरिया से भी करता है, ऊपर से आ रहा है भैया, ये भी उत्तराखंड से यहाँ पे छतरपुर में एंट्री मारता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर ऐसे होता हुआ इधर से जाके टीकमगढ़ को कवर करता है, फिर नीचे आता हुआ हीरापुर, दमोह, जबलपुर करके यहाँ पे एक जगह है जबलपुर के आगे लखनादौन यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो NH34 लाल कलर वाला हो गया, ठीक है ना। फिर आखिरी एक बड़ा वाला जो पड़ता है वो अपना NH55 पड़ता है, ठीक है ना। NH55 को देते हैं अपन ये वाला कलर, ठीक है। NH52 होता है, ये पंजाब से चल रहा है और कहाँ जा रहा है, इधर आगे कर्नाटक में जाएगा, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से, इधर साइड वाले एरिया में, राजगढ़, ब्यावरा, देवास, इंदौर, सेंधवा, इन सबसे निकलता है, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ से आया, इधर मध्य प्रदेश के इधर राजगढ़ वाले एरिया में इंटर किया, देवास में आया, इधर से थोड़ा उज्जैन में आया, इंदौर निकला और ऐसे करके इधर धार वाले एरिया वाले से होके बाहर हो गया, ठीक है। ये NH52 हो गया। कुछ कुछ बस चीजें याद रखनी है क्या क्या होता है, ठीक है ना। बस NH44 और NH46 याद रखना है अपने को। NH44 जो सबसे बड़ा होता है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, और NH44 जो इंडिया का सबसे बड़ा है नेशनल हाईवे, कहाँ से आके कहाँ निकल रहा है ना, ऐसा कैसा डायग्राम याद कर लेना। कल एक बार और इसको मिटा के इसकी जिंदगी में अपन रंग भरेंगे तो अपने को याद हो जाएगा कैसा कैसा होता। अब थोड़े से आड़े वाले देख लेते हैं 5। आड़े वाले इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बस एक याद रखेंगे NH47, बाकी तो कुछ इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है ना। NH47 कहाँ से, तो याद रखना गुजरात से महाराष्ट्र की ओर जाता है, थोड़ा सा बस जिला कवर करता है इधर ना, झाबुआ से एंटर करता है, धार, इंदौर, हरदा होते हुए बैतूल से निकल जाता है महाराष्ट्र की ओर। NH क्या होता है, 47 होता है, ठीक है। अगर तुम लोगों ने इसमें एक चीज नोटिस करी हो ना, तो अगर भूल जाओ कि कहाँ क्या आया था तो इधर याद रख लेना, इधर से इधर जब चलते हो ना तो संख्या बढ़ती है। देखो तुमने देखा, सबसे पहले 30 आया, फिर 34 आया, फिर 44 आया, फिर 46 आया, और आखिरी में जाके क्या आया, 52 आया, ठीक है ना। तो इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो क्या बढ़ती होता है। ये नेशनल हाईवे को डिवाइड इतने अच्छे तरीके से किया जाता है, उनको कैलकुलेशन और ज्योग्राफी में लाइन वाइन खींच के ऐसा करके कि उनकी जो गणना होती है ना वो बहुत अच्छे से क्वालिफाई होती है कि किसको क्या नंबर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये NH ऐसा कैसा है ना, 4 अपन ने फ्लो याद किए हैं, एक ऐसा वाला, 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 30, 34, 44, 46 है ना, 42 के लिए 46 और 52, ठीक है। वैसे ही सबसे इसमें भी ऊपर चालू करेंगे तो 27, क्या हो गया, हाँ, ऊपर से चालू करेंगे 27 आएगा, फिर 39 आएगा, फिर 43, फिर 45, फिर 47, ऐसे करके आएंगे ना। तो क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले 27 वाला देख लेते हैं। सबसे छोटा होता है भैया, सिर्फ मध्य प्रदेश के एक जिले से निकलता है, शिवपुरी जिले से, ठीक है ना। नेशनल हाईवे जो होता है शिवपुरी से निकलता है, उधर गुजरात से आके असम तक जाता है, अपने को नहीं याद रखना, बस शिवपुरी होते हुए उधर यूपी में निकल जाते हैं। NH क्या है, 27 है। फिर दूसरा देखते हैं 39 वाला, इधर यूपी कहीं से आ रहा है, पन्ना से चलता है, सतना सीवा सीधी में चला जाता है। फिर NH46 देखते हैं, इधर छतरपुर से इधर अनूपपुर की साइड निकल जाता है। 45 देखते हैं तो अब्दुल्लागंज से चालू होकर इधर जबलपुर के ढिंडोरी चला जाता है, ठीक है ना। ये आड़े वाले नहीं याद रखोगे तो भी ठीक है, सिर्फ दो नेशनल हाईवे याद रखना है अपने को, कौन कौन से, 44 और 46। अभी अपन जब पेपर लगाएंगे पिछले साल के तो इन्हीं से प्रश्न मिलेंगे अपने को और कहीं से नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इतने सारे नेशनल हाईवे हैं, ठीक है ना, अपने को नहीं याद रखना है। अपने को देखो क्या याद रख सकते हैं, तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो अपना सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH46 है जो 634 है। फिर 44 क्यों याद करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो होता है भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, मध्य प्रदेश में तो सेकंड है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे ये है, ठीक है। फिर अपन सबसे छोटा नेशनल हाईवे देख रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, 135, ढूंढो भैया कहाँ है इसमें, 135B, 135B ये 29वें नंबर पे है ना, अरे नहीं यार, 44 पे है हमारे इसमें, NH BB, डबल B लिखना है ना, 135BB ये रहा 44 नंबर पे ना,
ये 7.5 किलोमीटर का सबसे छोटा होता है ना, यूपी के जमीरागढ़ फलाना टीम, देखो इतने सब याद करोगे तो पागल हो जाओगे कौन कौन सा होता है ना। तो NH 135B जो होता है सबसे छोटा होता है। फिर दो और छोटे होते हैं कौन से, NH 339B और NH 339, ये तीनों याद रखने ना। ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे मध्य प्रदेश के 3 सबसे छोटे नेशनल हाईवे कौन से हैं, तो तीनों अपने को याद रखना है। सबसे छोटा है 135BB, देखो 135BB होगा, कहीं दिख रहा होगा तो वो नहीं लगाना, 2B याद रखना है, 135BB ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे अपने पास, ठीक है ना। ये दो और बने हैं नए, इनकी अभी लंबाई आई नहीं, जैसे उज्जैन से बड़नगर के बीच में बना है भैया, बहुत अच्छा रोड बना है भाई ये, अभी जो नया बन रहा है ना, मतलब हम लोग के इधर बना है, इतना मस्त रोड बना है भाई ये, बिल्कुल पेट का पानी नहीं हिलता। फिर एक ये भी बना है रावेर खुर्द, अभी इनकी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया कितने किलोमीटर का बना, काम चल रहा है क्योंकि आधा ही बना है ये अभी। चलो ये हो गया कि आप एग्जाम प्रीमियर लीग क्या लिखा है इसमें, कुछ कुछ पॉइंट है जो अपने को रटना है ना, कैसे क्या होता है। तो सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा है भैया, तो देखो एमपी में सबसे ज्यादा सड़क कहाँ पे भैया, सीधी में, नाम ही है भैया से याद रखना है, सबसे ज्यादा कहाँ पे, जब सीधी सड़कें सबसे ज्यादा है। तो सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा है, सीधी। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सतना, मतलब यहाँ पे जितना एरिया है खेती किसानी ज्यादा है, उससे ज्यादा तो क्या है, रोड ही बनी हुई है, ठीक है ना। न्यूनतम सड़क सबसे देखो मध्य प्रदेश में अगर एक दो वर्ड में बनाए कि मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े एरिया कौन से हैं, तो भिंड मुरैना का बस सबसे पिछड़ा कोई आता है ना, तो झाबुआ वाला एरिया होता है, ठीक है ना। वैसे में झाबुआ को प्रायोरिटी दें, भिंड मुरैना में और उद्योग कारखाने लगे, सबसे पिछड़ा एरिया जो होता है ना झाबुआ ही होता है, झाबुआ के रोड वोड बिल्कुल वो नहीं है ना। सबसे न्यूनतम सड़क वाला जिला कौन सा है, झाबुआ है। सबसे न्यूनतम सड़क घनत्व वाला कौन सा है, तो श्योपुर है, ठीक है ना। ये जैसे अपन बार बार ऐसे एक दूसरे से पूछेंगे तो पूछने से याद होते हैं ना, इनको कोई कुछ बना नहीं सकता, तो याद रख लेना। सबसे ज्यादा सड़क कहाँ पे है, सीधी में भैया, सीधी सड़कें, ऐसे याद रख लेना। सीधी सड़कें ज्यादा होती है ना, अगर लंबी लंबी सीधी सड़क बना दो तो ज्यादा हो, सीधी सड़कें ज्यादा। और सतना में सबसे ज्यादा घनत्व ज्यादा, सबसे कम सड़कें कहाँ पे, झाबुआ, और घनत्व सबसे कम कहाँ पे, श्योपुर में। मध्य प्रदेश द्वारा, हाँ ये देखो एक एक अगर तुम लोग को वो पता हो ना, मध्य प्रदेश में जो होता है ना, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ था, मैंने जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन बताया था तो भी बताया था कि मध्य प्रदेश का विकास ही नहीं हो रहा था। एक तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से विभाजन होने से पहले सबसे बड़ा राज्य था देश का, ठीक है ना। और ऊपर से नक्सली बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे अपने को छत्तीसगढ़ वाले, मध्य प्रदेश का विकास हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था, क्योंकि सारा पैसा नक्सलाइट को बैलेंस करने में और इतने बड़े राज्य का कारभार और ये करने में ही हो रहा था। तो अपन ने जैसे तैसे, जब दिग्विजय सिंह आए थे पहली बार 1966 में, तो उन्होंने ये सब देखा था कि यार अगर देश का विकास करना है पहले तो छोटा करो, तो उनने जिले छोटे करे थे। जिले छोटे करने से काम नहीं चला, मतलब जिले देखा था ना अपन ने, वो क्या बोलते हैं, दुबे सिंहदेव कमेटी और दो कमेटी आई थी, किसी ने 10 जिले बना दिए, किसी ने 6 जिले बना दिए। फिर उन्होंने बोला कि ये राज्य भी छोटा करो, फिर जाके मध्य प्रदेश का विभाजन करवा दिया। फिर जाके जब ग्रोथ ग्रोथ गाड़ी पकड़ी थी, तो उसके 5 साल बाद 2005 में मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा सड़कें बनी थी, तो इसलिए 2005 को मध्य प्रदेश का सड़क वर्ष बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्यों, क्योंकि 2005 में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सड़कें बनी थी, ठीक है ना, इसलिए 2005 को मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं, सड़क वर्ष कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल तवा पुल है भैया, ठीक है ना। कहाँ होगा तवा पुल भैया, नाम से ही पता है तवा कहाँ पे, नर्मदापुरम में है, तो ये होशंगाबाद या नर्मदापुरम में, ठीक है ना। फिर एक 8 लेन वाला ग्रीन एक्सप्रेस भी बन रहा है, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश के 3 जिले से होके जाएगा, है ना, झाबुआ, रतलाम और इन सब से गुजरेगा। फिर अपन देखते हैं नर्मदा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित अभी बना नहीं है, कहां से, अनूपपुर से झाबुआ के बीच में बनेगा नर्मदा एक्सप्रेसवे, ठीक है। फिर ये सब जो अपन ने एक्सप्रेसवे देखे थे ना, वही वाले हैं, चंबल एक्सप्रेसवे या अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे, ये भी प्रस्तावित है। ये कहाँ की, ऐसा पूछा जाएगा, चंबल एक्सप्रेसवे कौन से 3 राज्यों के बीच है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी के बीच में बनेगा, ठीक है ना। कहाँ से, कोटा से चलेगा, श्योपुर, भिंड, मुरैना और इटावा में जाके खत्म होगा ना, मतलब जो चंबल नदी का फ्लो होता है, जैसे ये नर्मदा एक्सप्रेसवे कहाँ बनेगा, जहाँ पे नर्मदा नदी का फ्लो है, नर्मदा नदी के किनारे किनारे, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अनूपपुर से निकलती है, और राजस्थान की ओर, सॉरी, गुजरात में एंट्री करती है ना, तो धारवाड़ वाले एरिया से निकल जाती है उधर, तो अपन ऊपर झाबुआ तक पहुंचा देते हैं इसको, नर्मदा एक्सप्रेसवे को। चंबल वाली कहाँ से निकलती है भैया अपनी, वैसे तो अपनी इंदौर से निकलती है, पर इंदौर के पास रोड बहुत है, ठीक है ना। तो ये कोटा में जो चालू करेगा वहां पे अपना सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर नहीं, कौन सा जो भी बांध था वहां पे, वो चित्तौड़गढ़ वाले में से, जवाब। कोटा शिव, हाँ जवाहर सागर बांध से चालू होगा कोटा में, इटावा में जाएगा, जहाँ पे यमुना जी, चंबल यमुना जी में मिल जाती है वहां तक। फिर एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये दिल्ली, ये 8 लेन बहुत हाईटेक रोड बन रहा है भैया ये, है ना। 2009 में प्रस्तावित हो चुका है, काम इसका चल रहा है लगातार। ये मध्य प्रदेश के 3 जिले में याद रखना, ठीक है ना, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ से गुजरेगा, बहुत हाई फाई रोड बन रहा है, बहुत हाई लेवल का, ठीक है ना। उधर
किनारे किनारे से काटता हुआ निकल जाएगा रतलाम झाबुआ और मंदसौर में, मंदसौर रतलाम झाबुआ से गुजरेगा। फिर मध्य प्रदेश सड़क योजना कब आई थी? तो देखो मध्य प्रदेश की जो गांव अपन ने देख रहा है ना, गांव की रोड बनती थी, वहां पे बोर्ड लगता था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर उसके बाद एक नया बोर्ड आ गया मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना। देखो ये मध्य प्रदेश में क्यों आया था ना, सारी सड़कें अपनी ग्राम, प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा सड़कें बन रही थी 2005 वाले एरिया में, और ये करें सारा क्रेडिट किसको जा रहा था? अपनी केंद्र सरकार को जा रहा था, और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है ना, और अपने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तो उसका नाम ना चले इसलिए मुख्यमंत्री सड़क योजना लाई गई थी, ठीक है ना, 2010-11 में, कि अपना इसमें दोनों अब जब अपन कोरिलेट करेंगे ना कि वो वाली सड़क और ये वाली, ये जो होता है ना सामान्य क्षेत्र में 500 से कम और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या वाले पे निर्माण करती है। इससे ज्यादा होगा ना, 500 से ज्यादा और 250 से ज्यादा, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनेगी वहां पर, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत में। अभी बस तुम एज याद रखो, मुख्यमंत्री सड़क योजना कब आई थी? 2010 और 11 में। अमृत योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, अमृत का फुल फॉर्म भी अपने से पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन, जो भी लिखा है, एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या है? जल, सीवेज और परिवहन, ये सुविधा अपन उपलब्ध करवाएंगे। तो अमृत योजना 2005 किससे संबंधित है? तो परिवहन से संबंधित है, याद रख लेना, ठीक है ना, अर्बन ट्रांसपोर्ट से संबंधित है भैया। फुल फॉर्म क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा ना अपने को, अमृत योजना ऐसे पढ़ देगा, तो अटल में फुल फॉर्म याद रखना, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भैया बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी भैया। ये मनरेगा मजदूरों में क्या हुई थी भैया, जहां जहां खेत जा रहे हैं लोगों के, वहां पे एक ऐसे पतली सी सड़क बनाने का उनने ये दिया था, ठीक है ना, 2014 में आई थी भैया। ये मनरेगा मजदूरों की सहायता में किसानों के घर से खेत तक सड़क उपलब्ध कराना होती है, क्योंकि इसके लिए सरकार को जमीन चाहिए, और गाँव में जमीन बहुत महंगी होती है ना, तो कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं होता इसके लिए, इसलिए ये ज्यादा काम नहीं करी थी योजना ना, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 2014 में आई थी। फिर अपनी बस सूत्र सेवा योजना, ये 2018 से इसका प्रारंभ हुआ है। इसकी सहायता से मध्य प्रदेश के 20 शहरों में सीमित किराए पर बस सेवा उपलब्ध होती है। नहीं याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला मध्य प्रदेश सुगम परिवहन सेवा, ठीक है, ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चली गई, जिसको अपन बोलते हैं ग्रामीण सुगम परिवहन योजना। जो गांव में अच्छी अच्छी लग्जरी बसें चलाई, लग्जरी तो नहीं पर अच्छी क्वालिटी की, पहले गांव में बसें बहुत खराब चलती थी, है ना, तो मध्य प्रदेश सुगम परिवहन योजना सबसे लेटेस्ट परियोजना है 2025 की, ठीक है ना। देखो इसमें अपना पेपर तो गधा कोई बनाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ से उठा के दे देगा एफएसओ के पेपर से, ठीक है। मध्य प्रदेश सुगम परिवहन सेवा कब आई है? 2025 में आई है। 2025 में एक और आई है, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क, टोला सड़क याद रख लेना, ठीक है ना। ये सुदूर बसाहटो मजरा टोला धुनीपुरा इत्यादि को बेहतर सड़कों, याद रख लेना। ये जो क्या बोलते हैं जनजाति वाले एरिया होते हैं ना, जो अपन टोला देखा था अपन ने, किसके, कौन सी जनजाति के लोग अपने साथ में रहने वाले को टोला कह रहे थे, ऐसे देखा था ना हमने, टोला कहते हैं वो लोग। तो ये टोला वाला जो एरिया है ना, मजरा टोला आदिवासी वाले जो एरिया है, उनको सड़क की जोड़ने वाली में भी लेटेस्ट 2025 में अपन ने एक योजना करी है, ठीक है। तो दो लेटेस्ट योजना है, मध्य प्रदेश सुगम परिवहन सेवा और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना, ठीक है। 2025 वाली याद रखेंगे, अमृत का फुल फॉर्म याद रखेंगे, और बाकी सब भूल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं, ये रोड अपना कंप्लीट हो गया ना। रोड में ज्यादा देखो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत डेटा है याद करने वाला। सिर्फ 2 NH याद करने हैं बड़े वाले, 3 छोटे वाले याद रखने, ठीक है। उसमें भी सिर्फ छोटे बड़े हैं ना, कहाँ है क्या है इतना सब याद नहीं रखना है। फिर क्या देखा था अपन ने, ये थोड़ा सा डायग्राम अगर हो सके तो ये याद रखना था, ठीक है। सबसे छोटा देख, स्टेट वाले सबसे छोटे याद रखना था, SH1 वाला सबसे छोटा था, बड़ा कौन सा था? SS62, तो ये याद रखना है। ये वाला याद कर ही लिया था अपन ने, ये सब डाटा नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। बाकी आगे आ जाते हैं अपन रेल पे। रेल वाले से प्रश्न नहीं बनता, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कैसे क्या होता है। रेल परिवहन क्या बोलता है मध्य प्रदेश में? पृष्ठभूमि देखो, सबसे पहले अंग्रेजों ने दी थी रेल, तो पहली रेल कहाँ चली थी? जबलपुर से इलाहाबाद के बीच में चली थी 1967 में, बस इतना याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना अपने को, ठीक है। 1970 में मुंबई से सोहागपुर किया, ये सब कुछ याद नहीं रखना है। चलो मध्य प्रदेश के प्रमुख रेल मार्ग देखते हैं अपन। तो दिल्ली, ये रेल मार्ग भी नहीं याद रखना है। अन्य तथ्य आ जाओ, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पे? बुधनी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैंने तुम लोग को एक चीज याद करवाई थी मैंने, कोई सा एक रेलवे के स्लीपर कोच कहाँ पे बनते हैं, ऐसा मैंने बताया था ना, उसमें कौन सी लकड़ी यूज होती है? वन में पढ़ा था, कोई बता पाएगा? हाँ, वो कटनी के पास में, कटनी के क्या पास, कटनी के पास? सिवनी में शायद बनते हैं। अबे शिवनी का तो लिखा है ना, यहाँ पे बुधनी लिखा है, लकड़ी पूछ रहा हूं मैं।
साल की लकड़ी, सागौन। सागौन। सागौन की नहीं, साल की होगी शायद। बताओ बताओ। सागौन। मैं खुद भूल गया भाई, क्या बताऊं। चलो देख लेंगे अपन, उधर काई से तो बनती थी, है ना। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो निशातपुरा भोपाल में है ना, रेलवे कोच बनने की फैक्ट्री, नहीं याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएसओ प्रमाणित स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन है भैया। रानी कमलापति स्टेशन कब बना है, तो 15 नवंबर 2021 में इसको हरी झंडी दी थी भैया अपने, किसने, नरेंद्र जी मोदी ने, है ना। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। देश की पहली आईएसओ प्रमाणित ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस है, एक कोई इंटरनेशनल संगठन है, उससे प्रमाणित रेल भोपाल एक्सप्रेस है। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहां पे, सबको पता भैया, रानी कमलापति स्टेशन है, बंसल ग्रुप इसको ओन करता है। प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कहां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मदन महल जबलपुर है। क्या होता है इस स्टेशन में, पिंक क्यों बोला इसको, पिंक रेलवे स्टेशन, ये इसका कलर बाहर से पिंक, इसका मतलब ये नहीं कि ये पिंक रेलवे स्टेशन, यहाँ का पूरा स्टाफ, सफाई कर्मचारी से लेके टिकट काटने से लेके जो भी है सब फीमेल स्टाफ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, पिंक स्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पूरा फीमेल वाला स्टाफ होता है, इसलिए साला अंकित जब भी आता है तो मदन महल से ट्रेन में बैठता है, ठीक है। फिर रेल का स्प्रिंग कारखाना देखते हैं, तो वो क्या होता है, ग्वालियर में भैया, नहीं याद रखना है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में, नहीं याद रखना है। हाँ ये याद, प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, इटारसी है भैया, है ना। प्रदेश का सबसे, अभी इतना बड़ा बन गया है अपना कमलापति, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा कौन सा, इटारसी है। रेल सेवा आयोग या चयन मंडल का मुख्यालय कहाँ पे भैया, तो भोपाल में, याद रख लेना। रेल सेवा आयोग मतलब जो रेलवे की एग्जाम लेता है ये सेवा आयोग, इसका चयन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो भोपाल में भैया, ठीक है। रेल सेवा चयन आयोग के मुख्यालय भवन। देश की पहली ग्रीन टे कौन सी, भोपाल एक्सप्रेस, इसी को अपन ने आईएसओ प्रमाणित करवाया है, ठीक है ना। ये सब कुछ नहीं याद रखना है। रेलवे कितने जोन है मध्य प्रदेश में, तो रेलवे के 6 जोन आते हैं, ठीक है ना, याद रख लेना, 6 जोन आता है। पश्चिमी जोन, पश्चिमी मध्य जोन, दक्षिणी पूर्व जोन, उत्तरी जोन, मध्य जोन, सबके अलग अलग आता है, ठीक है ना। मेरे इधर पश्चिमी जोन चलता है, वो तो है नहीं, ये रतलाम डिवीजन में चलता है, सबके अलग अलग पता होंगे ना, सिर्फ 6 जोन आते हैं, इतना याद रख लेना। एक जो आ सकता है वो देख लो, ये जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है ना इंदौर में, इसका नाम बदल के टंट्या भील जो होता है ना, उसके नाम पे कर दिया, आगे लिखा होगा कहीं ना कहीं, बिगड़ गया। चलो फिर ये इंपॉर्टेंट है भैया, देखो ये समसामयिक में आ जाता है। मध्य प्रदेश में मेट्रो सेवा प्रारंभ हो गई भैया, भोपाल में मेट्रो चालू हो गई है 20 दिसंबर 2025 से, और इससे भी पहले 31 मई 2025 से इंदौर में चालू हो गई है। भोपाल में चालू हो गई है क्या यार, तुम लोग जा रहे हो कि नहीं मेट्रो में भाई, हाँ ठीक है। चालू तो हो गई भोपाल है। में चालू हो गई है, बधाई हो भाई तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को, ठीक है। तो 20 दिसंबर 2025 को मेट्रो स्वाति चालू से हो गई है बोल रही है। भोपाल में, और इंदौर में भी चालू हो गई क्या? है, जबलपुर में प्रस्तावित है। देखो सबसे पहले मेट्रो कहाँ चालू हुई थी, इंदौर में चालू हुई है भैया, देखो 31 मई को चालू हो गई थी, फिर भोपाल में दूसरे नंबर पे चालू हुई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 अप्रैल 2023 को रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई थी। इस ट्रेन की अधिकतम सीमा 108, तो याद रखना मध्य प्रदेश कहां से स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से चालू हुई थी, तो अपने मध्य प्रदेश के रानी कमलापति से चालू हुई थी पहली बार भैया, है ना। मोदी जी का प्रोग्राम हुआ था, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, पता है अपने को, है ना। तो 1 अप्रैल 2023 को रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत को हरी झंडी दी थी। वंदे भारत एक्सप्रेस चलना ही कहां से चालू हुई, अपने वाले भोपाल से चालू हुई, रानी कमलापति से चालू हुई भैया। फिर अपन एयरपोर्ट देखते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन देखते हैं, कब इसका प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट कितने हैं, प्रमुख हवाई पट्टियां क्या है, अन्य तथ्य कुछ कुछ याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में कितने हैं, टोटल 8 एयरपोर्ट हैं और 9 प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश की पहली वायुयान सेवा जो होती है ना, 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर और दिल्ली, इंदौर से ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई के बीच में प्रारंभ की गई थी, है ना। नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा, याद रखना आजादी के 1 साल बाद ही इंदौर से अपनी पहली फ्लाइट चल गई थी। कौन कौन से 8 एयरपोर्ट है अपने पास भैया, सबको पता है, एक भोपाल में है, एक जबलपुर में है, एक इंदौर में है, एक ग्वालियर में है, ठीक है ना। एक खजुराहो में भैया सिविल एरोड्रम एयरपोर्ट, फिर एक रीवा में है। अभी 2025 में जो ताजा ताजा बने, तो याद रखना पेपर में ये आएंगे, दतिया और सतना, ठीक है ना, इनका लोकार्पण हुआ है अभी ताजा ताजा, ठीक है ना। और उज्जैन में जगह अलॉट कर रही है भैया, मोहन यादव अभी खुल गए हैं भैया हमारे यहाँ फॉर्म में भैया, जगह जमीन नहीं मिल पा रही है, बस इसलिए काम अटका पड़ा है। उज्जैन का एयरपोर्ट प्रस्तावित हो रहा है, लग नहीं रहा कि बनेगा, ठीक है। तो दतिया और सतना नए एयरपोर्ट बने भैया ना, अभी 31 मई 2025 को ही बने ताजा ताजा, दतिया और सतना, याद रखना है ना। बाकी तो अपने को बताइए 6 एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पे हैं, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है।
फिर अपन देखते हैं क्या, मध्य प्रदेश की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान भोपाल एयरपोर्ट से उड़ी थी 2010 में। नहीं याद रखनी भैया ना, हज हज करवाने के लिए गई थी, वो नहीं थी, मतलब वो वाली फ्लाइट थी कि जाके सऊदी अरब गई थी ऐसे करके, तीर्थ तीर्थ करवा के आ गई थी ऐसे करके। लेकिन पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन है अपना, इंदौर है। पहली फ्लाइट 2019 में यहाँ से उड़ी थी डायरेक्ट दुबई के लिए, अगर विदेश जाना हो तो इंदौर से डायरेक्ट जाओ, ठीक है ना। इंदौर से दुबई 2019 में उड़ी थी। होम डिलीवरी वाला एयरपोर्ट कौन है, तो इंदौर जो होता है ना, सामान डिलीवरी करवा देता है, होम डिलीवरी। अगर अपने को यहाँ से कुछ भिजवाना हो भोपाल इंदौर के लिए तो भिजवा सकते हैं भैया। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट सबको पता भैया, इंदौर सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है क्योंकि इंदौर की आबादी सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित एयरपोर्ट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो ऐसे ही प्रश्न देगा वो जो इसमें आएगा। इंदौर ना सौर सौर वाला ऊर्जा वाला बहुत कर रहा है, वहां पे अपन एक देखेंगे बांस की ऑफिस, एक बांस एक शोरूम भी बना बांस हुआ है, का बांस के कारखानों वाला है, ठीक है ना। और वहां पे एक सौर पार्क वो भी बना हुआ है, सोलर पार्क, और बहुत सारी चीजें भी देखेंगे आगे क्या क्या आता है। तो मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट बनाया गया है, मतलब सौर ऊर्जा, पूरा जो एयरपोर्ट की छत है उस पर सौर ऊर्जा लगी हुई, अगर देखा हो तुमने तो दिखेगा वहां पे, है ना, इंदौर वाले एयरपोर्ट। फिर देख लो इधर फोटो में बनाया गया है, ग्वालियर वाले का नाम है राजमाता सिंधिया एयरपोर्ट, ठीक है, ऑब्वियसली ग्वालियर में तो उसी का नाम होगा, ठीक है ना। फिर इधर राजा भोज एयरपोर्ट है भोपाल वाला, इधर इंदौर वाला देवी अहिल्या है, ठीक है ना। और इधर अपना वाला अपना एरोड्रम खजुराहो में है भैया, ठीक है। फिर अपना कहाँ गया उधर वाला, रीवा वाला कहाँ जाएगा, रीवा का फोटो में नहीं बना हुआ, यहाँ चौहट्टा एयरपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दतिया सतना में भी दो एयरपोर्ट है, याद रख लेना। अब कुछ हवाई पट्टियां है भैया, अपने इमरजेंसी के लिए हवाई पट्टी बनी गई है, कुछ सेना के लिए, मान लो इमरजेंसी लड़ाई वड़ाई हो गई है, अपने फाइटर जेट उतारने पड़ जाए तो उसके लिए हवाई पट्टी बनी हुई है। ग्वालियर में, टेकनपुर में, महू में कुछ निजी हवाई पट्टी है। ये इन नागदा हमारे इधर की बहुत फेमस है भैया ना, नागदा एक उज्जैन की एक तहसील है, वहां पे ग्रेसिम इंडस्ट्री है ना, ये आदित्य बिरला ग्रुप की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, उसकी खुद की हवाई पट्टी, मतलब एयरपोर्ट से भी बड़ा एरिया है जहाँ पे फ्लाइट उतरती है, ठीक है ना, ग्रेसिम। वैसे ही दमोह में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है, उसकी है। ओरिएंट पेपर मिल, शर्डीज, इन सबके निजी पर्सनल हवाई पट्टी है जहाँ पे इनके पर्सनल एरोप्लेन उतरते हैं। मैंने बताया था जब नेशनल पार्क जो होता है ना, कान्हा नेशनल पार्क में खुद का एयर पट्टी है भैया ना, कोई अगर ज्यादा पैसे आ जाए और तुम्हें घूमने जाने के लिए अगर विराट कोहली को सीधा आना है तो अपने चार्टर्ड प्लेन से वहां पे आ सकता है, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क में बांधवगढ़ वाली प्रस्तावित है, बनी नहीं है अभी, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश देखो, सारणी, बैतूल के सारणी में मध्य प्रदेश विद्युत निगम का बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा सेंटर है, इसलिए उसकी भी खुद की क्या है, अपनी एक हवाई पट्टी बनी हुई है। बाकी पर्यटन के लिए सकरिया में प्रस्तावित है, तो याद नहीं रखना है अपने को, ठीक है। कुछ कुछ मेन मेन याद रख लेना, हवाई पट्टी से प्रश्न नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसके पास खुद की अपनी एक हवाई पट्टी है, तो कान्हा नेशनल पार्क की हवाई पट्टी, ठीक है। चलो अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं इसमें अपने को, कुछ कुछ क्या पढ़ लिए, कुछ सुरंगों के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। एक मोहिनिया सड़क सुरंग है, तो सबसे लंबी मध्य प्रदेश में सड़क सुरंग कौन सी है, मोहिनिया है। और सबसे बड़ी ट्रेन सुरंग कौन सी है, तो छुइया घाटी है। मोहिनिया सड़क कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है जो सड़क में होती है, रीवा से सीधी के बीच में मोहिनिया घाटी, हाईवे, नेशनल हाईवे 39 नंबर पे है, जो लगभग 2.5 किलोमीटर 2.28 किलोमीटर लंबी है मोहिनिया सुरंग, ठीक है ना। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई नहीं पूछेगा, मोहनिया सुरंग, ठीक है, रीवा से सीधी के बीच में होती है, ये सबसे बड़ी सड़क सुरंग है अपनी। रेल सुरंग कौन सी है, ये भी रीवा से सीधी के बीच में ही है भैया, इसी पहाड़ में ये रोड बना हुआ है, इसी पहाड़ को काट के रेल बनाई हुई है। रीवा की सीधी के बीच में सबसे लंबी रेल सुरंग भी तैयार है, ये लगभग 3.34 किलोमीटर की भैया। जो रीवा एवा की तरफ से ट्रेवल करते होंगे उन्होंने देखा होगा, बहुत देर तक अंधेरा हो जाता होगा, ठीक है ना। फिर अटल प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ में, हाँ बस ये याद रखना, अटल प्रगति पथ में कितने राज्य लाभान्वित होंगे भैया, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये 3 राज्य लाभान्वित होंगे, ठीक है ना। अटल प्रगति पथ की कुल लंबाई लगभग 299 किलोमीटर होगी। अटल प्रगति को चंबल एक्सप्रेस भी कहा जाता है, तो और इसका अन्यथा नाम भी देख लेना ना, अटल प्रगति पथ को चंबल एक्सप्रेस भी कहते हैं, जो कोटा से निकल के जहाँ पे इटावा यमुना नदी में जाके चंबल नदी मिल जाती है वहां तक बन रहा है, ठीक है ना, अटल प्रगति पथ, ठीक है। कौन कौन से 3 राज्य लाभान्वित होंगे, ये एमओ बड़ा पूछा जाता है ना, कौन कौन से राज्य के बीच में इसका लाभ बटेगा, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। मध्य प्रदेश ग्राम, एक मिनट मुझे कॉल करना है।
ओके। हेलो, हाँ क्या हुआ? कौन सा वो डायबिटिक फूड अल्सर वाला 52 नंबर बेड? नहीं नहीं, मैं तो जब चार्ट किया था शाम में तो ठीक था। वाइटल वगैरह भी ठीक। क्या हुआ अभी? एबीजी एबीजी भेज देना। अरे यार, चल ठीक है, देख लिया, एबीजी भेज दे उसका, और ऑक्सीजन कनेक्ट करवा दे, और क्या। उसका साथी है कि नहीं कोई सा? हम्म, चल ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो लगाना, मैं आ जाऊंगा। हम्म, ठीक है ठीक है, एबीजी भेज देना तुरंत पर, बॉस को बता देना, और परेशान। चल, लगा देना, कोई दिक्कत। बाय। चलो भाई, मुझे बीच में से जाना भी पड़ सकता है शायद। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी ओके। देखते हैं भैया। हम्म, मध्य प्रदेश एबीसी ग्रामीण क्या सड़क होता है भाई अकादमी। वैसे? हाँ, आर्टरी ब्लड गैस। अरे, डायबिटिक फूट अल्सर वाला एक बब्बा है साला, वो मरने जैसे, मतलब उसका पैर एम्पुटेशन किया था, उसको वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, हम्म। बीपी और सब वाइटल एबनॉर्मल हो रहे हैं, तो सीरियस हो गया। मेरे दोस्त की नाइट ड्यूटी है ना, सीनियर कोई है नहीं, रात भर निपटना निकल ना चाहिए। जाए देखना, क्या? रात भर में निकल ना जाए बिड्डा। नहीं नहीं, निकलते रहते हैं कुछ कुछ बुड्ढे हमारे यहाँ, पर वो जिसकी ड्यूटी में जाता है उसको दिक्कत होती है ना भैया, वो बनाना, क्या बोलते हैं, डीसी वीसी बनाना, और बहुत दिक्कत आती है। चल ठीक है, देखते हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी देखते हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी, कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, अटल प्रगति पथ देख लिया था। ये कौन सी अकादमी भैया? मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी। तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं यार, छोड़ो इसको। इधर आ जाओ भैया, रानी कमलापति स्टेशन के बारे में कुछ देखते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण 1905 में करवाया गया था ना। पहले भी इसका नाम हबीबगंज नहीं था, पहले इसका नाम शाहपुर था। ये तो ऐसा पूछ ले कि रानी कमलापति स्टेशन जब बना था तो इसका नाम क्या था? हबीबगंज नहीं था भैया, शाहपुर था। फिर साले किसी ने बदल के 79 में हबीबगंज रख दिया था। फिर अपन ने डेट याद रखनी है, 15 नवंबर 2021 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया अपन ने? रानी कमलापति स्टेशन कर दिया, पूरा जब ये रिनोवेशन इसका कंप्लीट हुआ तब। ठीक है ना? 15 नवंबर 2021 को नाम बदला गया है रानी कमलापति स्टेशन का। ठीक है? मध्य प्रदेश ने पूरे भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो प्राइवेट निजी संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर पिंक रेलवे स्टेशन मैंने बता ही दिया था, कहाँ का? जबलपुर का मदन मोहन रेलवे स्टेशन जो होता है वो पिंक रेलवे स्टेशन कब बना था? 8 मार्च 2019 को, है ना। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ का स्टेशन मास्टर से लेकर सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी तक ईच एंड एवरी स्टाफ जो होता है वो क्या है? फीमेल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पिंक रेलवे स्टेशन बोलते हैं। मध्य प्रदेश, जबलपुर के मदन महल को मध्य प्रदेश का पहला रैंक पिंक रेलवे स्टेशन बोलते हैं, और भारत का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन है, मतलब 2 भारत में और कहीं बने होंगे, मध्य प्रदेश में पहला ये बना हुआ है। फिर रेड कारपेट हाईवे दिया एक बोलते हैं। रेड कारपेट हाईवे मतलब क्या? दुबई की रोड की तर्ज पे एक हाईवे बनाया जा रहा है, ठीक है ना, जबलपुर से लेकर नरसिंहपुर तक। पता नहीं कैसा बनाएंगे भाई इसको, जैसे दुबई के रोड है वैसे, है ना। तो नेशनल हाईवे 45 जबलपुर से लेकर नरसिंहपुर के मध्य बनाया जा रहा है 2025 में, मतलब कंप्लीट हो गया होगा, वैसे तो चल ही रहा था इसका काम, जब उधर चल रहा था तो बन गया होगा ना। तो रेड कारपेट हाईवे याद रख लेना भैया। रेड कारपेट किसको देते हैं अपन? वीआईपी लोग को देते हैं। वीआईपी लोग कहाँ रहते हैं? उधर जबलपुर नरसिंहपुर में रहते हैं। फिर एक साउंड प्रूफ हाईवे भी है, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। साउंड प्रूफ हाईवे कौन सा है? तो ऑब्वियसली जो किसी जन नेशनल हाईवे कहाँ से निकलेगा? वन विहार से या नेशनल पार्क से निकलेगा तो अपन उसको साउंड प्रूफ करवाएंगे। तो NH44 जो नागपुर से सिवनी है, कहाँ से? पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरता है, तो वो पेंच टाइगर वाला जितना एरिया होता है ना इसका, 30-40 किलोमीटर का, वो पूरा साउंड प्रूफ हाईवे है। ठीक है? कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपन ने याद कर लिए इसके, ठीक है ना। पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा होता है अपना, रेड कारपेट हाईवे क्या होता है, साउंड प्रूफ हाईवे क्या होता है, ठीक है ना। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ देख लिया, अटल प्रगति पथ देख लिया अपन ने, छुई मुई घाटी देख ली, और मोहिनिया सड़क सुरंग देख ली। ठीक है? इतना ही है क्या ये? कम, एक स्लाइड कम ली क्या मैंने? ये क्या निकल गया? हाँ ये, चलो ये बुक में देख लो, इसमें मैंने फोटो खींचने में दिक्कत कर दी, मैं भी पुस्तक खोलता हूँ। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें थोड़ा सा अंतर दे रखा है कि कौन सी कहाँ लागू होगी। कब आई थी हिमांशु? मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी? 2000
क्या? 10-11 में, हाँ। क्यों अनिल, ये तुम्हारी बस जो 26 वाली बुक है ना, ये हाँ, इसका संस्करण क्या है? संस्करण हाँ मतलब कौन सा ये एडिशन है? एडिशन नहीं लिखा है इस पे, बस पंचम, 5th। अच्छा ठीक है। तुम लोग का कौन सा है? फिफ्थ होगा ना, क्यों फोर्थ हमारा नहीं, है। मेरे पास भी यही है, पर मेरे इसमें ये हाँ, सुरंग वुरंग क्यों नहीं बनी हुई है? अच्छा नहीं है क्या? तुमको गलत दे दी चेस्टा बुक। लूट लिया नहीं नहीं, चेस्टा। मैंने एक दो लोगों के कॉलेज में भी वही देखी तो। थी। अरे मेरे नहीं, पास मेरे भी नहीं एक बनी दो है पर इसमें 2026 वाली में। तुम लोगों ने पुराना गलत बुक दुकान ले से ली। लिया है, जिसने खाली आगे का फ्रंट पेज चेंज किया, अंदर का कंटेंट चेंज नहीं है। नहीं नहीं, कंटेंट चेंज है बहुत सारी चीजें, पर कुछ कुछ चीजें मिसिंग है। तेरे पास भी नहीं है अरे अंकिता? मेरे पास तो 4th एडिशन है भाई। अंकिता ने पहले ही ले लिया था ना। हाँ, तो 4th तो मेरे पास अरे भी है। मेरे पास 5th है, पर नहीं होगा 5th भाई, में चलो नहीं है ये तो। पढ़ो। चलो छोड़ो। चलो भैया, मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना देखते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो होती है ना, ये 2000 में आई है, और उसके 10 साल बाद काउंटर करने के लिए कि सारा नाम उधर मनमोहन सिंह का जा रहा है, तो अपने मुख्यमंत्री सड़क योजना, तो याद रख लेना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आई थी, जब मध्य प्रदेश अपना बना ही था ताजा ताजा। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-11 में आई थी। इसकी एक डेफिनेशन पूछ सकता है अपने से, कि जो सामान्य क्षेत्र हैं उसमें 500 से अधिक लोग हैं, 500 से अधिक की आबादी है, और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से अधिक है, तो वहां पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनेगी। और उसी में अगर सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम पॉपुलेशन है, और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से कम पॉपुलेशन है, तो वहां पे मुख्यमंत्री सड़क योजना बनेगी, ठीक है ना। जैसे सबको पता है भैया, मेरे गांव में जो होती है, एक मुख्यमंत्री सड़क योजना बनी हुई है मेरे यहाँ पे, और मेरे मामा जी वाले गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी है ना। तो क्षेत्रफल, क्योंकि हमारा गांव सिर्फ 300 लोगों का गांव है, क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, जनसंख्या सिर्फ 300 लोगों की वहां पे, तो वो शायद इसके नीचे आ जाता होगा, इसलिए वहां पे मुख्यमंत्री सड़क योजना है, ठीक है। तो अलग अलग दोनों, प्रधानमंत्री सड़क योजना क्राइटेरिया याद रखना, और मुख्यमंत्री सड़क योजना, दोनों का क्राइटेरिया क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या क्या पढ़ लिया आज, परिवहन पढ़ लिया, और रामसर साइट और झील पढ़ लिया, ठीक है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ये वाले पॉइंट है ना, यहाँ से प्रश्न वैसे देखना भाई, पिछले साल का पेपर तुम सॉल्व करोगे तो शायद एक भी नहीं मिलेगा, ना झील तालाब से मिलेगा, ना परिवहन से मिलेगा। चलो अब देखते हैं नवीन पॉइंट। अब क्या दे रखा है, क्या पढ़े, उद्योग पढ़ लें कि इतिहास चालू कर दे, कि बहुत दिन से यही यही चल रहा है। उद्योग पढ़ लेते हैं यार, इतिहास इंटरेस्टिंग नहीं होगा। इतिहास इंटरेस्टिंग है साले, ये बहुत रटने रटने। अच्छा, इसका वो नहीं डाला क्या इसके आगे का मैंने। चल तुम लोग हवा में पढ़ लो, मैं इधर पुस्तक इससे पढ़ लेता हूँ, क्या बोलते हैं, क्या है इसके आगे। इतिहास पढ़ते हैं हम। चलो इतिहास पढ़ते हैं भैया, मेजोरिटी इतिहास कह रही है। तेरा मेजोरिटी में आके अरे हाँ मतलब तो चेष्टा 4 कर के रही है, तो बराबर उसके है ना। 3-4 लोग और कह रहे होंगे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरा कुछ पढ़ने के लिए फिर पीडीएफ बनाना पड़ेगा मुझे, वो मैंने पीडीएफ बनाया नहीं है। चलो अब अपन चालू करते हैं इतिहास। तो देखो, मध्य प्रदेश का इतिहास पहले तो कितने चरणों में पढ़ेंगे अपन, तो देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे भैया, है ना। सिलेबस ये मैंने पहले ही बना लिया था, पर समझदार व्यक्ति था कि मैंने ऐसे बनाया। पहले अपन प्राग ऐतिहासिक काल, देखो सिलेबस खोल देते हैं, सिलेबस खोल लो भैया अपना अपना, इसमें नहीं खोल रहा हूँ, बार बार वो होता है। चलो खोल देता हूँ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। खोल दे भाई। सिलेबस कहाँ है पर इसकी माँ की, यहाँ ग्रुप में ना अपने। इसमें होगा, हाँ। देख इसका देख लेते अपने कौन कौन से पॉइंट बचे हैं इसमें से। भौगोलिक स्थिति अपन ने देख ली, इसका विस्तार देख लिया, प्रमुख नदियां देख ली, पर्वत देख लिया, जलवायु देख लिया, मौसम देख लिया, मिट्टियां देख ली, तापमान देख लिया, वर्षा देख लिया, वन देख लिया, वन उपज देख ली, कृषि देख लिया, प्रमुख फसलें देख ली, सिंचाई के स्रोत देख लिए, सिंचाई की तीनों परियोजनाएं देख ली, ठीक है। ये वाला पॉइंट बचा है अपना, ताप विद्युत परियोजनाएं, ऊर्जा के स्रोत और खनिज, ठीक है। और जनसंख्या का आकार वृद्धि साक्षरता बचा है, यातायात देख लिया, ठीक है ना। तो इसमें से बचे हैं भैया, ये सेकंड वाली यूनिट में से कुछ पॉइंट अपने बचे हैं। ताप विद्युत परियोजना पढ़ सकते हैं वैसे यार, पर इसका मुझे पीडीएफ मैंने डाला नहीं यार बना के, इसमें बिना उसके पढ़ लोगे हवा में।
चलो ये दोनों क्या बोलते हैं, ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इतिहास चालू करेंगे, क्योंकि इतिहास चालू करेंगे तो कम से कम 5 दिन चलेगा। ओके। 1 मिनट का समय दो, मैं इसका फोटो खींच के वो बना लेता हूँ। हाँ बना लो। मतलब बना लेता हूँ तो कम समय लगेगा। इतनी दर्द भरी है तेरी। यार आयुर्वेदा पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? नहीं भाई, केवल हिमांशु ही पढ़ रहा है बस। भाई अनिल ने हिमांशु भी तो क्लास दोनों क्लासेस करता है प्रॉपर और बोल रहा है तुम लोग पढ़ रहे हो कि वही ना। 3 लोग पढ़ रहे हैं, हिमांशु। अरे क्लास से याद आया, सुन लो भाई, आर के है। पटेल की जो कोचिंग करते हैं, हाँ हेलो, जो लोग, हाँ करते हो उनका। मैं सोच रहा हूँ कि जो विवेक बोस जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे ना, क्या बोलते हैं, जैसे वो हो गया शल्य, हो गया शालाक्य, हो गया ये हो गया, तो संडे के दिन जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है उस दिन 3 घंटे की एक मेजर क्लास होगी, रिवीजन क्लास, जिसमें स्वाति ज्वाइन करेगी। तुम लोग को किसी को करना है तो कर लेना। जो आर के हाँ, पटेल मैं वाले हाँ नोट्स सारे करेंगे। रिवीजन, आर के पटेल वाला नोट्स ले लेना, जिसके पास नहीं हो वही वाले नोट से पूरा वो करेंगे, क्या बोलते हैं, रिवीजन कर लेंगे। हाँ तो जब उसकी बॉस करते क्या है हैं कि, क्योंकि वो पता है वो याद सुनो भी मेरी है बात, कम से कम। सुनो मेरी बात, विवेक बोस से मेरी बात हुई थी, तो बॉस सिलेबस कंप्लीट करने का सोच रहे हैं जून में एंड में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यूपीपीएससी जुलाई एंड में होगी। ठीक है, तो अपना तो जून फर्स्ट में है, तो अपना तो नुकसान हो जाएगा ना, आधा छूट ही जाएगा। तो जो बॉस आखिरी में पढ़ाएंगे, जैसे ये सब्जेक्ट छोटे माइनर सब्जेक्ट मॉडर्न का, ये तो वो अपन पढ़ते जाते हैं सीधे सीधे। और जिन लोगों को मैंने द्रव्य गुण पढ़ाया था शाम में, जो अपन नहीं पढ़ते थे 10-10 मिनट सब में, तो आप मुझे याद दिलाना कल से, आज तो नहीं, कल से अपन 10-10 मिनट डीजी के वो पढ़ेंगे, बॉटनिकल नेम हो रहे, क्योंकि पिछले बार का पेपर देखो तुम, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं बॉटनिकल वो नेम वाले। ठीक है। ऊर्जा, 4 महीने बचे यार। भाई ऊर्जा मैं को 6 इंग्लिश में क्या महीने बोलते किसने हैं चल भैया, रहा था कि एनर्जी, 6 महीने। एनर्जी। तूने ही तो टाइमर लगा के रखा है। मैंने टाइमर अभी लगाया ना यार, उसी दिन लगाया था भाई। मुझे लगा अरे तो 6 महीने 6 हो गए महीने यार। तो वैसे 6 तेरे ही महीने तो देख के वैसे मुझे लगा मिले रही थे। थी 5 4 महीने ही महीने बचे। मिले थे वैसे भी। नहीं पर वही ऐसी यार फीलिंग 5 ही आती महीने तेरे में। भी तो 6 महीने है 6 महीने है। भाई जब तक मैंने टाइमर नहीं लगाया तब तक मेरे को 6 महीने ही लग रहा था कि 6 महीने 5 महीने तो बचे हुए हैं। अरे यार सुनो, ये मैंने डबल वाला लिया है, तो ये आड़ा ही रहेगा ना, कहाँ थोड़ा टेढ़ा लगाया दिखे तुमने तो। टाइमर? मैं भी लगाती हूँ, मुझे तो फीलिंग ही नहीं मेरे आती। फोन में लगाया मैंने। कोई बात नहीं स्वाति, चलो आ लॉक जाओ। मत लो स्क्रीन। फीलिंग वीलिंग ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा। अब कुछ भी कैसे हो जाएगा? मैंने तेरा नाम, अरे इसमें पुस्तक में कितने नंबर पे, 101। चलो भैया, मध्य प्रदेश में ऊर्जा पढ़ते हैं ना, ऊर्जा और खनिज पढ़ते हैं आज, फिर उद्योग पढ़ेंगे अगली कक्षा, मतलब ऊर्जा दो आदि, मतलब अभी तो 45 मिनट ही बचा, हाँ तो ज्यादा होगा नहीं, जितना ऊर्जा हो रहा है उतना देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन देखते हैं। देखो 2 प्रकार के ऊर्जा संसाधन होते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अपने को रटना, ये MTR है ना, ऐसा प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है और कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो नवीनीकरण मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, जो बार बार रिन्यू कर सकते हैं ना, मतलब ऐसा भंडार नहीं है कि एक दिन खत्म हो जाएगा, बना सकते हैं इसको ना, रिन्यूएबल है। और अनवीनीकरण मतलब क्या, इसके भंडार है भैया, जमीन के नीचे धरा हुआ है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो नवीनीकरण गैर परंपरागत इसको बोलते हैं, दोनों टर्म याद रखना है, नवीनीकरण या गैर परंपरागत, ये असीमित इसके भंडार है अपने पास। कैसी होती है, सौर ऊर्जा, पवन, सौर ऊर्जा मतलब सोलर पैनल वाला, पवन ऊर्जा मतलब पवन चक्की वाला, बायोमास जो मीथेन गैस गोबर गैस के प्लांट लगते थे भैया मालवा में, पता होगा सबको, और बायोगैस एक, उससे भूसे भूसे के जलाने से इन सबसे बनती है। ठीक है ना, तो 4 प्रकार की जो होती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ये सब क्या होते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत होते हैं या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है ना, फिर अनवीनीकरण, अनवीनीकरण जो सीमित होते हैं, है ना, जैसे कोयल, तापी ऊर्जा, तापी ऊर्जा कैसे बनती है भैया, कोयले से बनती है ना, कोयले या पानी से बनती है, जो अपनी जितनी भी एनर्जी बन रही है, सरदार सरोवर बांध पे, ये सब तापी ऊर्जा भैया ना। एक समय अगर पानी खत्म हो गया तो अपन कैसे बनाएंगे, एक समय में कोयला खत्म हो गया तो कैसे बनाएंगे ऊर्जा, नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा भी एक दिन यूरेनियम खत्म हो गया तो कैसे बनाएंगे, यूरेनियम से बनती है ना परमाणु ऊर्जा। तापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा ये दोनों क्या होती है भैया, अनवीनीकरण स्रोत है ऊर्जा का, परंपरागत स्रोत है ना।
और नवीनीकरण क्या होते हैं? 4 होते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और बायो। बहुत इजी है, लेकिन छठवानी में आएगा तो वहां पे चूड़िया टूट जाएगी अगर पहली बार देखेंगे तो। पृष्ठभूमि देखते हैं कैसे अपने को ऊर्जा का विकास हुआ मध्य प्रदेश में ना। तो सबसे पहले ग्वालियर रियासत, जब अपन इतिहास पढ़ेंगे तो छोटी छोटी कुछ रियासतें पढ़ेंगे ना, तो ग्वालियर रियासतों में अंग्रेजों ने 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तब एक भाप से बिजली बनाई थी पहली बार। कैसे बनाई थी? भाप से बिजली बनाई थी, 240 किलोवाट। ठीक है ना, ये मेगावाट नहीं है, किलोवाट। छोटी सी बिजली उत्पन्न करी थी ग्वालियर में। सबसे पहले मध्य प्रदेश में बिजली कहाँ बनी है? ग्वालियर में बनी है। ठीक है ना, ये सब हो गया, वो हो गया। फिर तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं सब इधर उधर बना ही रहे थे बिजली, ये बन रहे थे। फिर मध्य प्रदेश जब अपना आजाद होने के कगार पे आ गया था ना, 1 दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश का विद्युत मंडल की स्थापना हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या हुई है भैया? अपनी विद्युत मंडल, मतलब मध्य प्रदेश का खुद का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा। ठीक है ना, कहीं ना कहीं से अपन ऊर्जा बना लेंगे। अब अपने को खुद का बना तो लिया अपन ने विद्युत मंडल, लेकिन खुद की इलेक्ट्रिसिटी भी तो बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी अपन ने बनाई है कहाँ पे? मध्य प्रदेश बनने के बाद 1953 में बनाई है नेपानगर बुरहानपुर में, एक चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत केंद्र है। ठीक है ना, कोयले से बनती है यहाँ पे, है ना, पानी से नहीं बनती। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत केंद्र है बुरहानपुर में। बुरहानपुर में भी पूछे तो कहाँ पे? नेपानगर में। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1953 पे। सारे के सारे पॉइंट रटना है, ठीक है ना, एमटीआर जैसे। कब? 1953 में नेपानगर, जो बुरहानपुर में एक जगह है, वहां पे चांदनी ताप विद्युत केंद्र बसाया अपन ने ना। जब विद्युत केंद्र पढ़ेंगे तो डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी बस याद रख लो चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे? बुरहानपुर नेपानगर में 1953 में बना है। फिर मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना, तो वो तो अपन बचपन से रटते आ रहे, कौन सी है? गांधी सागर, जो मंदसौर में। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। ठीक है ना, नदियों में जब पढ़ा था तो ये 1960 में बनी थी। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे, गांधी सागर बांध पे। ठीक है ना, कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अगर उनको हिमांशु पूछना चाहूँ तुझसे कि कितनों मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है, तो बता पाएगा कितनी करती है? 153 करती है कि 172 करती है या 115 करती है? इतनी करती है लगभग, है ना, 115 मेगावाट करके, या 153 होगा जितना भी। फिर 1982 में मध्य प्रदेश का ऊर्जा विकास अधिनियम भोपाल में बनाया गया। ठीक है ना, फिर बिजली बोर्ड भवन कहाँ पे है? शक्ति भवन जो होता है जबलपुर में। नहीं देखेंगे, जब अपन उधर देखेंगे तो आगे देखेंगे ये सब, जब विभाग और ये सब देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखा अपन ने यहाँ पे? ऊर्जा के स्रोत देख लिए, नवीनीकरण ऊर्जा, अनवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण को गैर परंपरागत बोलते हैं, अनवीनीकरण को परंपरागत बोलते हैं। ये असीमित है अपने पास, ये सीमित है। कौन कौन से हैं? 4। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस। ये कौन से? तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है ना, तापीय ऊर्जा कोयले और पानी दो प्रकार से बनती है, परमाणु ऊर्जा यूरेनियम से बनती है, जो आजकल दुनिया इसी की तरफ जा रही है, परमाणु संयंत्रों की तरफ, है ना। लेकिन यूरेनियम अपने पास है नहीं मध्य प्रदेश में, तो एक जगह मिलता है यूरेनियम खनिज में, देखेंगे इतना है नहीं, अमेरिका से लेना पड़ता है, उधर से लेना पड़ता है, किसी को देता नहीं। क्यों? क्योंकि लोग ऊर्जा की आड़ में क्या बना लेते हैं? परमाणु बम बना लेते हैं। परमाणु बम पर मूवी अपन ने देखी है ना, यूरेनियम 60% इनरिच परमाणु ऊर्जा बनाने में काम आता है। जब उसको 90% इनरिच कर देते हैं, उससे बम बनाया जा सकता है। तो सारे देश यही हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब आते हैं ताप विद्युत केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां कहां मध्य प्रदेश में बिजली बन रही है? तो सबसे पहले मैंने देखा था चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कहां पे है ये? नेपानगर बुरहानपुर में। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई। ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा लिखा है भाई, सॉरी, सबसे छोटा है कि सबसे बड़ा है? सबसे छोटा है भाई, सॉरी, बड़ा बोल दिया था मैंने। अब पुराना है तो छोटा ही होगा ना। सबसे छोटा है और सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है भैया, सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र 1953 में बन गया था। कौन सा? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कहां पे? बुरहानपुर में। ठीक है ना, कितनी क्षमता थी इसकी? इनिशियली ये 17 मेगावाट उत्पन्न करता था, आज की तुलना में 177 मेगावाट उत्पन्न कर पाता है। ठीक है ना, कोयला कहां से मिलता है इसको? तो अपने को ये भी याद रखना है कि किसको कोयला कहां से मिलता है। तो ये ताप विद्युत केंद्र चांदनी वाला है, इसको कोयला कहां से मिलता है? तवा घाटी से मिलता है ना, तवा नदी से, या जो नर्मदा की सहायक नदी है ना, तवा नदी, वहां से मिलता है इसको। चांदनी ताप विद्युत केंद्र को कोयला मिलता है वहां से। ठीक है ना, फिर दूसरे नंबर पर अपन देखेंगे विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ये है सबसे बड़ा भैया, है ना, ये सिंगरौली में भैया। देखो मध्य प्रदेश की, अपन ने जब मध्य प्रदेश का वो देखा था परिचय, तो उसमें देखा था सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी किसको कहा जाता है? सिंगरौली को कहा जाता है ना। सबसे ज्यादा विद्युत कहीं पैदा होता है मध्य प्रदेश में, तो वो कहाँ होता है? सिंगरौली में होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा विद्युत केंद्र है, खाली मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का सबसे बड़ा विद्युत केंद्र है यहाँ पे, है ना। क्या नाम है इसका? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ऑब्वियसली कहाँ पे? ये सिंगरौली में। कितना? 4760 मेगावाट क्षमता इसकी। ठीक है ना,
किसके द्वारा? ये नेशनल थर्मल पैक्ट रेगुलेटर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, है ना। कंट्रोल कौन करता है इसको? एमपी कंट्रोल नहीं करता भैया, है ना, नेशनल बॉडी है वो कंट्रोल करता है इसको, ठीक है ना, विंध्याचल वाली। कोयला कहाँ से मिलता है इसको? तो कोयला की खदानें सब, अपन जब कोयला देखेंगे खनिजों में तो सबसे ज्यादा कोयला उधर बालाघाट, ये छिंदवाड़ा, इसी एरिया में पाया जाता है ना, शहडोल अहडोल वाले एरिया में। तो शहडोल वाला जो एरिया होता है ना, ढिंडोरी शहडोल एरिया, वहां पे जितने भी कोयला प्रधान क्षेत्र है वहां से इसको कोयला मिलता है, ठीक है ना। फिर दूसरा आ जाए संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, ठीक है ना। तो संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, तो मैंने ऐसे याद रखा था कि एक गांव में होते हैं ना संत, ऐसे संत महात्मा बोलते हैं भैया मैं तो अपने शरीर के इतने खंड कर दूंगा, अपने टुकड़े इतने कर दूंगा, एक खंडपीठ वहां पे। तो संत जो होते हैं ना वो हमेशा खंडपीठ की बात करते हैं, है ना, कि एक मेरा एक इसका खंडपीठ वहां पे ये है। तो संत सिंगाजी वाला कहाँ पे? खंडवा में। खंडवा में कौन सी जगह है? डोंगलिया, जैसे ब्रैकेट में खंडवा देगा ऐसे करके देता है पेपर में वो, डोंगलिया खंडवा ऐसे करके। तो संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे? खंडवा में। लगभग 2500 मेगावाट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर कब इसकी स्थापना हुई? तो 2000, स्थापना सिर्फ चांदनी नगर वाले की याद करना है ना, बाकी किसी की स्थापना याद नहीं करना है, ठीक है ना, जो क्योंकि पहला वाला था वो, ठीक है। अब आ जाते हैं सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे भैया? अपने बैतूल के सारणी में भैया, बहुत बड़ा है भाई ये भी, है ना, इतना बड़ा है ये, मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश का वो है, यहाँ पे प्राइवेट हवाई पट्टी, हिमांशु को पता होगा भैया, उसको जाना लगा रहता है। तो वहां पे क्या होता है, इसकी हवाई पट्टी, सारणी वाला जो विद्युत का केंद्र है ना यहाँ पे, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, इसकी खुद की हवाई पट्टी है, यहाँ पे प्लेन व्लेन उतरते हैं और ये होता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, कहाँ पे? ये बैतूल के सारणी में होता है, ठीक है ना। इसमें कोयला कहाँ से आता है? तो याद रखना इसको, पाथाखेड़ा क्षेत्र से आता है, ठीक है ना, तवा नदी और पाथाखेड़ा से आता है कोयला। सतपुड़ा ताप तुरंत को तवा नदी से आता है, तवा घाटी बोलते हैं, और पाथरखेड़ा। जब कोयला देखेंगे अपन ना तो पाथरखेड़ा में कितने बड़े बड़े कोयले के भंडारे देखेंगे ना, परेशान मत हो ना, कोयला देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ये पाथरखेड़ा उतर के रट जाएगा आपको। सॉरी, एक मिनट, पानी। अरे क्रिकेट मैच था ना यार आज, क्या हुआ? जीत गई क्या इंडिया? चलो, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र देख लिया, जो कहाँ पे? बैतूल सारणी में, है ना। नाम कंफ्यूज नहीं होना भैया, सतपुड़ा बहुत बड़ा वाला एरिया है। सतपुड़ा देख के लोग उधर देखते ही, अरे यार ये तो नर्मदापुरम में होगा, उधर होगा, है ना। कहाँ पे? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल की सारणी में, ठीक है ना। तवा घाटी और पाथरखेड़ा से क्या कोयला सप्लाई यहाँ पे होती है। फिर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, ऑब्वियसली नाम में ही है अमरकंटक आ रहा है, तो कहाँ पे अमरकंटक? अनूपपुर जिले में भैया, है ना। कितना क्या बनाता है ये नहीं है ना, अनूपपुर जिले की कौन सी जगह पूछ रही है? तो चचाई में है, चचाई, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के राजस्थान के अनुपात साझा, अच्छा ये चलो, ये कहां से ताप विद्युत केंद्र हो? अब जबलपुर, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र देखते हैं। तो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र में पानी, ऐसा पूछा जाता है कि पानी कहाँ से आता है ना, पानी की आपूर्ति। देखो ताप विद्युत केंद्र में बहुत ज्यादा कोयला भी लगता है, बहुत ज्यादा पानी भी लगता है, ठीक है ना। पानी तवा घाटी से मिल रहा है, कोयला यहाँ से मिल रहा है, ऐसे करके हो जाता है। तो ये जबलपुर वाली को ना, बरगी बांध एक बहुत बड़ा बांध है, ठीक है ना, सुना होगा जबलपुर वाले के आसपास जो होता है ना, देखने लायक बांध होता है बरगी बांध, ठीक है ना। एमपी का सबसे बड़ा बांध है भाई ये बरगी बांध। तो ये जबलपुर में पानी की सप्लाई कहाँ से होती है? जबलपुर ताप विद्युत केंद्र को बरगी बांध से होती है ना, मतलब बरगी बांध पे ही थोड़ा आसपास ही कहीं बनता होगा बिजली, ऐसे करके। फिर झाबुआ, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र जो होता है, जो कहाँ पे भैया? देखो नाम भले इसका झाबुआ है, लेकिन ये झाबुआ में नहीं, याद रखना, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है, भले इसका नाम क्या है? झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है, लेकिन ये झाबुआ में नहीं है। झाबुआ लिख के काट लेना है, ठीक है ना। कहाँ पे? ये शिवनी जिले में, ठीक है ना। अब नाम क्यों दे दिया झाबुआ? पता नहीं पागल वागल कोई हुआ था, इसलिए झाबुआ में नाम दे दिया हुआ। कहाँ पे? ये शिवनी में स्थित है, ठीक है ना। इसमें याद रख लेना, इसकी जो कौन इसको कंट्रोल करता है, तो बीएचईएल नाम सुना है? अरे यार कहाँ गया? बीएचईएल जो होता है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिक भोपाल लिमिटेड, जो भोपाल में होती है, वो इसको कंट्रोल करती है ना, सारा पैसा वैसा उसका लगा हुआ है। मतलब जो भेल में जितनी बिजली जाती है वो यहाँ से जाती है। जो बीएचईएल जो कंपनी होती है ना, उसकी बिजली की सप्लाई के लिए उन्होंने खुद का एक ताप विद्युत केंद्र लगा रखा है, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, जो कहाँ पे है? शिवनी जिले में स्थित है। फिर एक बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र होता है। तो बुंदेलखंड का मेन एरिया कहाँ पे होता है? उधर ही होता है भैया,
छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी वाला एरिया मेन बुंदेलखंड है, ठीक है ना। छतरपुर, सागर, सतना वतना वाला एरिया। तो छतरपुर में क्या है, बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है हिमांशु? सिंगरौली में है ना, जो सबसे विंध्याचल बड़ा है। विंध्याचल सिंगरौली, वाला हाँ। सिंगरौली में, बुंदेलखंड वाला कहाँ पे? छतरपुर में, ठीक है। संत सिंगाजी कहाँ पे? खंडवा में। सतपुड़ा ताप कहाँ पे? सारणी में। सारणी कहाँ पे? बैतूल में, ठीक है। अमरकंटक कहाँ पे? अनूपपुर में है। अनूपपुर में भी पूछे तो कहाँ पे? चचाई में है, ठीक है। जबलपुर वाला कहाँ पे? जबलपुर में ही है। झाबुआ वाला कहाँ पे? शिवनी में। झाबुआ वाला झाबुआ में नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों क्यों नहीं है पता नहीं, है भेल का डायरेक्टर कुछ होगा झाबुआ से, याद रख लेना। भेल कंपनी के मालिक ने या भेल कंपनी के वित्तीय सहायता से संचालित होता है झाबुआ वाला, ठीक है। इसलिए इनका नाम इसने झाबुआ रख दिया होगा कुछ। सिवनी में स्थित है लेकिन इसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र रखा गया है। बुंदेलखंड वाला देख लिया अपना, छतरपुर में स्थित है। फिर देखते हैं दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र, ठीक है ना। तो दादा धुनी भी क्या होते हैं? उधर एक मैंने देखा था संत सिंगाजी और दादा, तो संत दादा दोनों कहाँ पे? खंड पिंड की बातें करते हैं। तो दादा धुनी ताप केंद्र भी कहाँ पे भैया? अपना खंडवा में। फिर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, ये कहाँ पे भैया? उमरिया में। हिमांशु बताना, संजय नेशनल पार्क कहाँ पे था? मैं बताऊं? तुम बताओ भाई। बता। सीधी सीधी ठीक है, सिंगरौली। सीधी में था, सीधी सिंगरौली दोनों में था, है ना। तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे? उमरिया में, ठीक है। तो संजय गांधी कहाँ पे? कच्ची उम्र में मर गया था, इसे याद रखना। संजय गांधी प्लेन चलाते हुए कच्ची उम्र में मर गया था, तो उमरिया से उमरिया याद हो जाएगा। कच्ची उम्र में मर गया था ना। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सा है, मैं बोलता जाता हूँ, तुम लोग बताते जाओ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्या? देख देख के पढ़ेंगे तो याद होगा। चांदनी ताप विद्युत केंद्र पढ़ा, जो मध्य प्रदेश का पहला विद्युत केंद्र बना था। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। जब बना था तो 17 मेगावाट उत्पन्न करता था। आज की तारीख में 177 मेगावाट उत्पन्न करता है, जो सबसे कम है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तो नेपा नगर है, जो बुरहानपुर का एक एरिया, वहां पे रहता है। कोयला कहाँ से मिलता है इसको? तो तवा घाटी वाले एरिया से कोयला इसको मिलता है, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र अपन ने देखा, जो कहाँ पे? सिंगरौली। सिंगरौली को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सिंगरौली को, है ना। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है, ठीक है ना। दो तीन चीज सिंगरौली में इंपोर्टेंट है ना। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ठीक है। भारत, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा जो ताप विद्युत केंद्र है वो सिंगरौली में है। 4760 मेगावाट उसकी क्षमता है, ठीक है ना। इसको कंट्रोल अपन नहीं करते, इसको कंट्रोल कौन करता है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, एनटीपीसी जो होता है, ठीक है ना। इसका जो किसने बनवाया है? तो इसका पहला फेज रशिया ने बनवाया था, और सेकंड फेज जो होता है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से अमेरिका ने बनवाया था, ठीक है ना। तो अपना कोई लेना देना नहीं भैया, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बड़ी चीज है, ठीक है। फिर संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र होता है, जो खंडवा में है ना। खंडवा के भी ढोंगलिया एरिया में होता है। इसकी क्षमता इतनी इतनी है, ठीक है, नहीं याद रखना है ज्यादा इसमें, ठीक है। इसमें पानी वानी कहाँ से आता है? इंदिरा सागर बांध से आता है कहीं से। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र देखा था अपन ने, है ना, जो कहाँ पे है? अपना बैतूल में, है ना। ये पाथरखेड़ा से यहाँ पे कोयला सप्लाई होती है, याद रखना। सतपुड़ा वाले में पाथरखेड़ा से कोयला सप्लाई होता है भैया, ठीक है। फिर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र देखा था, जो अनूपपुर के चचाई में है। फिर जबलपुर वाला देखा था, जहाँ की जल आपूर्ति कहाँ से है? अपनी बरगीबान से होती है। फिर झाबुआ वाला देखा था, झाबुआ में नहीं है, कहाँ पे? शिवनी में है। बीएचईएल इसको क्या करता है? कंडक्ट करता है, ठीक है ना। वहीं पे सारी इसकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है झाबुआ वाले की, इसलिए उन्होंने इसका अंसन नाम रखवा रखा है। फिर बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे? छतरपुर में है, ठीक है ना। जल जल की आपूर्ति कहाँ से होती है इसकी? केन नदी से होती है। और कोयला कहाँ से मिलता है भैया? क्या लिख रखा है? सीजी, छत्तीसगढ़ से मिलता है इसको। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र को कोयला छत्तीसगढ़ से आता है। फिर दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र देखा, जो खंडवा में। संजय गांधी वाला, संजय गांधी कच्ची उम्र में मर गया था, तो उसकी उमरिया में, ठीक है, ऐसे करके। चलो अब देखते हैं क्या अपना परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये अपना हो गया ताप विद्युत केंद्र, सारे खत्म हो गए ना। मतलब अपन ने अनवीनीकरण स्रोत में अगर देखा था, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, उसमें अनवीनीकरण में तापीय ऊर्जा अपन ने देख ली, ठीक है ना। इसमें ये अपन ने ताप केंद्र देख लिए। इसके अलावा अपन जल विद्युत परियोजना भी देखेंगे, लेकिन अपन ने सारी पढ़ रखी है। गांधी सागर, पेंच, टोंस वाली, बाण सागर, है ना, ओंकारेश्वर जल जल परियोजना, इंदिरा सागर, महेश्वर, ये सब पढ़ रखी है। तो बुक से अपन थोड़ा सा देख लेंगे, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, है ना, ये खाली नाम लिखे होंगे आगे अगर होगा तो। फिर देखते हैं अपन परमाणु वाले। तो परमाणु में देखते हैं तो क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र देखते हैं तो यूरेनियम से ऊर्जा मिलती है ना। 60% इनरिच यूरेनियम जब होता है तो उससे परमाणु ऊर्जा बनती है, और 90% वाले से तो बम बन जाता है ना। चुटका परमाणु केंद्र कहाँ पे भैया? 2 परमाणु केंद्र बनेंगे। देखो, परमाणु जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, बहुत मुश्किल है उसके केंद्र लगाना ना। रशिया अपने को देता है, अमेरिका देता नहीं, इसलिए अपन बना नहीं पा रहे हैं ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो
चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो मंडला में प्रस्तावित अभी बना नहीं है ना। चुटका और एक भीमपुर वाला होता है, ठीक है ना। तो भीमपुर वाला कहाँ पे, गोपालपुर परमाणु केंद्र जो शिवपुरी में, ये भी क्या है, प्रस्तावित है। तो दो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, दोनों के दोनों भी बने नहीं है, प्रस्तावित है, काम चल रहा है। एक चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो मंडला में 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा, और एक भीमपुर गोपालपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो शिवपुरी में होगा ना। तो दोनों जो अपने दक्षिण पूर्वी जिले हैं, मंडला और शिवपुरी, ठीक है ना। मंडला और शिवपुरी में क्या लगा रहे हैं अपन, नाभिकीय रिएक्टर लगा रहे हैं, है ना। परमाणु ऊर्जा केंद्र जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी वाले सोर्स, कहाँ पे लगा रहे हैं, मंडला और शिवपुरी में लगा रहे हैं, ठीक है ना। मैप में देखेंगे अभी कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन जल विद्युत परियोजना, सारी अपन ने पढ़ रखी है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या है। तो नर्मदा नदी पे कितनी है भैया अपनी, नर्मदा नदी पे अपनी 4 है। कौन कौन सी, सबसे पहली इंदिरा सागर, सबसे बड़ी जल परियोजना है, खंडवा में है भैया इंदिरा सागर। इंदिरा जी की खंड खंड कर दिए थे, ऐसे याद रखा था मैंने, ठीक है ना। कितनी, 1000 मेगावाट बिजली ये उत्पन्न करती है। फिर दूसरा कौन सा, ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र होता है, जो ये भी खंडवा में है भैया, ओंकारेश्वर वाला 520 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। फिर महेश्वर जल विद्युत केंद्र है, ये खरगोन में भैया, महेश्वर सबको पता है, खरगोन में 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। 4 नर्मदा नदी पे, 3 ये और बरगी बांध, जो नर्मदा नदी पे बरगी नदी पे एक बरगी डैम है ना, रानी अवंतीबाई डैम इसका नाम बदल के कर दिया गया है। 90 मेगावाट, बहुत छोटी बिजली बनाता है लेकिन बनाता है। फिर चंबल पे 3 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भैया, चंबल वाले याद रखना अपने को। गांधी सागर जो मंदसौर में था, 115 सही था ना, 115 मेगावाट उत्पन्न करता है। फिर एक राणा प्रताप है जो राजस्थान के कोटा में था, 172 मेगावाट करता है, लेकिन इसका 50% कहाँ आता है, मध्य प्रदेश को आता है, इसलिए इसको अपन मध्य प्रदेश के ऊर्जा सोर्स में पढ़ते हैं। फिर जवाहर सागर जो चित्तौड़गढ़ में है, इसमें 99 मेगावाट है, लेकिन 50% मध्य प्रदेश को आता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा में अपन पढ़ते हैं। राणा प्रताप, जवाहर सागर, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि यार उसको भी तो पढ़ना था, नर्मदा पे सरदार सरोवर, क्या बोलते हैं, सरदार सरोवर बांध परियोजना, वो भी पढ़ेंगे ना। सरदार सरोवर बांध परियोजना का भी मध्य प्रदेश को आता है, लिखा नहीं है, लेकिन सरदार सरोवर वाला भी रिन्यूअल सोर्स में आता है अपने आप में, ठीक है। फिर एक बाणसागर जल विद्युत के परियोजना कहाँ सी नदी पे, तो अपन ने पढ़ा है सोन नदी पे भैया, शहडोल में होती है, ठीक है ना। पुस्तक में बाणसागर 1 2 3 4 ऐसे करके दे रखा है ना, वो अपने को याद नहीं रखना। बाणसागर जो मेन जो होती है ना सोन नदी पे, जो शहडोल में, उसी को कहते हैं, जो 60 मेगावाट उत्पन्न करती है, ठीक है ना। ये पढ़ रखा था अपन ने, इसलिए इसको अपन ने तेज तेज निपटा दिया। फिर बेतवा नदी क्या हुआ? सर जो वो राजसागर लिखा है ना, वो चित्तौड़गढ़ होगा और जवाहर कोटा होगा। अच्छा, ये वो वाइस वर्सा हो गया नोट्स क्या? ठीक है, सही कर लेना, गलत लिखा हुआ होगा, मैंने मन से लिखा हुआ है ना, इसको इधर कर लेना, इसको इधर कर लेना। चलो, वो वैसे भी राजस्थान के तो पूछेंगे नहीं कौन कहाँ है, बस नाम याद रखना। बेतवा नदी पर राजघाट विद्युत परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। इसी का नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई जल योजना। मैंने बताया ना, राजघाट डैम है, इसी को अपन रानी लक्ष्मीबाई डैम बोल रहे हैं। कहाँ पे, ये अशोकनगर जिले में, ठीक है ना। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है प्रियंका, बताओ फटाफट बताओ, समय नहीं है। क्या पूछा? तुझसे नहीं पूछा ना। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम? रायसेन में कौन सी जगह से निकलती है? और करके कुछ था ना, कुमार गांव से निकलती है, ठीक है ना। किसमें जाके मिलती है बेतवा नदी, गंगा में, यमुना में, चंबल में, किसमें जाके मिलती है? चंबल में, यमुना में, ठीक है ना, यमुना में जाके मिलती है। चलो, बेतवा नदी पे कौन सी राजघाट जल विद्युत परियोजना है, जो अशोकनगर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। राजघाट जल परियोजना है, रानी लक्ष्मीबाई जल परियोजना, इसका नाम अपन ने बदल दिया है, ठीक है ना। 45 मेगा, बहुत कम बिजली बनाती है ना। देखो, पानी से बहुत कम बिजली बनती है, कोयले से बहुत बिजली बनती है ना, लेकिन कोयले से क्या होता है, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा होता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यूरोप के देश अपने को परेशान करते हैं, कार्बन इमिशन 0 करो, ये करो, वो करो, तो बनाने नहीं देते बिजली ज्यादा। फिर पेच वाली कहाँ पे परियोजना, सबको पता है, पेच नदी पे है, छिंदवाड़ा में है भैया ना, 160 मेगावाट उत्पन्न करते हैं। तो कुछ देखो, जल परियोजना उधर भी अपन ने देखी, इधर भी, बस रिवीजन किया है, सारी की सारी याद है अपने को कौन सी वाली कहाँ है ना। राजघाट जल विद्युत केंद्र है, रानी लक्ष्मीबाई, बेतवा नदी पे है, कहाँ पे, अशोकनगर में है, ठीक है। अच्छा बताना, हलाली डैम कहाँ पे, हिमांशु? हलाली डैम हलाली नदी पे हलाली है डैम का उसका। पहले तो एक और नाम क्या है? इसका नाम महाराणा प्रताप, सम्राट कौन सी नदी पे है, सॉरी कौन सी नदी, तो बता दी, हलाली नदी पे। हलाली ऑप्शन में नहीं तो बेतवा नदी लिख देना। बेतवा कौन से जिले में,
कौन से जिले में? विदिशा। क्या? विदिशा। विदिशा। ठीक है ना, विदिशा ही है ना। विदिशा जैसे विदिशा रायसेन। ये 90% मुझे श्योर है, पर देख लेना, शायद रायसेन में भी हो सकता है। विदिशा में है ना? विदिशा ही है। चलो सर विदिशा में विदिशा ही ही सर। रायसेन कट, ठीक। चलो अब देखते हैं अपन कौन से नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। ये अपना हो गया अनवीनीकरण, अपन ने देख लिए। क्या देख लिया इसमें? ताप ऊर्जा केंद्र सारे देख लिए, जल विद्युत ऊर्जा केंद्र देख लिए, परमाणु ऊर्जा केंद्र देख लिए। कहां पे है दो परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रस्तावित? एक मंडला में है, एक शिवपुरी में। ठीक है ना, बस इतना बस याद रखना है, एक मंडला में है, एक शिवपुरी में। मंडला में कहाँ पे? चुटका वाले एरिया में, ठीक है ना, और शिवपुरी में भीमपुर वाले एरिया में। अंदर का तो ये देगा इसी मंडला, तो अपने को पता चल जाएगा। फिर आते हैं अपन नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और बायोडीजल ऊर्जा। ये सारे जो होते हैं क्या है? नवीनीकरण, मतलब कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे, अपने को इन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ऐसा अपने को बोलते हैं। तो सबसे पहले सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं अपन। सौर ऊर्जा ऑब्वियसली भैया सोलर पैनल लगा दो और सूर्य से अपनी ऊर्जा बना दो, सौर ऊर्जा है। ज्यादा उसमें पढ़ना है क्या? उसमें क्या क्या पूछेगा अपने से वो याद रख लेना है। प्रथम सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज शिवपुरी में बनाया हुआ है ना। फोन, जो फोन के जो टेलीकॉम एक्सचेंज करते हैं भैया, फोन इधर उधर जा रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी से ना कनेक्ट करके सौर ऊर्जा से कनेक्ट कर दिया। तो किसने कर दिया भैया? शिवपुरी ने ऐसा कर दिया। ये टेलीकॉम सेवाएं जो होगी ना, कैसे चलेगी? सौर ऊर्जा से चलेगी भैया। फिर प्रथम सौर आधारित गांव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उधर भी बताया था मैंने ना, कस्तूरबा गांव इंदौर का है, जो पूरा का पूरा गांव कैसे चल रहा है? सोलर ऊर्जा से चल रहा है भाई, इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है वहां पे। फिर प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे? तो राजगढ़ में, ठीक है ना। पूर्णतः मतलब राजगढ़ में एक गांव होगा ना, पूर्णतः सौर ऊर्जा, मतलब जहां की जो रसोई वाला है, वहां की जो रसोई है और सौर, जहां की रसोई सौर ऊर्जा पे पूरी आधारित है। एक बाचा गांव है बैतूल में, है ना, वो वहां की जो रसोई होती है सौर ऊर्जा पे सारी आधारित होती है। ये तीन चीज अपने को सौर ऊर्जा में पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें वाले तो प्रथम सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहां पे हुआ? शिवपुरी में। फोन होन से लेना देना उन्होंने चालू कर दिया। पहला सौर आधारित गांव कौन सा है? तो कस्तूरबा गांव है भैया। देख के अपने को याद आ जाएगा ना, इसे ऑप्शन देख के याद आ जाती है वाले क्वेश्चन है ना, बार बार अपन पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, परेशान नहीं होना कि बार बार भूल जाता है, ठीक है। प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है? तो राजगढ़ में है ना। ये पार्क और गांव में कंफ्यूज मत होना। पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव इंदौर में है, कस्तूरबा गांव, और पार्क कहाँ पे? राजगढ़ में। तो याद रखना, सौर ऊर्जा का पार्क राजा महाराजाओं के राजगढ़ वाले में बनवाया था, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है भैया, कहां अपन ने प्लांट लगा रखे? सौर ऊर्जा, और ये प्लांट मध्य प्रदेश में कहां है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो एक है वेल्सपन सौर प्लांट, ठीक है। कहां पे है? भगवानपुरी नीमच में। 2014 में लगाया है। 130 मेगावाट, बहुत ज्यादा बिजली उत्पन्न करता है भाई, है ना। 108। दूसरा अल्ट्रा सोलर है, वो इससे भी ज्यादा करेगा, ठीक है ना। तो वेल स्पन, देखो इंग्लिश नाम क्यों भैया? विदेशों की सहायता से लगाते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी तो है नहीं भैया, अपन तो बस मंदिर की पूजा पाठ में लगे हुए हैं, ठीक है ना। कहाँ मंदिर बनाए क्या? ये सब जो जितने भी नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा प्लांट है, ये सब विदेश से आते हैं अपने यहाँ। तो इसकी विदेशी कंपनी के नाम पे ना वेल स्पन सौर प्लांट होता है, ठीक है ना। नीमच में स्थित है ये, इतनी इतनी बिजली उत्पन्न करता है। फिर दूसरा आता है अल्ट्रा सोलर प्लांट, ठीक है ना। अल्ट्रा सोलर प्लांट ये रीवा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गूड़ एक जगह है रीवा में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट होता है। 750 मेगावाट, बहुत ज्यादा होते हैं ना, बहुत ज्यादा। मतलब सब जितनी भी नदी परियोजना है मध्य प्रदेश की, सिर्फ अगर नर्मदा वाली को वो सॉरी इंदिरा गांधी वाली को छोड़ दो, सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न करता है, पता है, ये सोलर प्लांट, इतना बड़ा सोलर प्लांट है, ठीक है ना। तो एक वेस्पन सौर प्लांट हो गया जो नीमच में, वेलस्पन, ठीक है ना। फिर अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट जो कहां पे? रीवा में, ठीक है ना। कहां सप्लाई जाती है पता है? इसमें दिल्ली मेट्रो की सप्लाई होती है यहाँ से 25%, ठीक है ना। ये अल्ट्रा सोलर प्लांट जो है रीवा का। अब अपन सोचेंगे मध्य प्रदेश में लगाया तो अपना मध्य प्रदेश को फायदा मिलता है, किसी प्राइवेट कंपनी ने लगाया है, वो प्राइवेट कंपनी भारत सरकार को बेचती है ऊर्जा, ठीक है ना। तो भारत सरकार किसको? रीवा को सप्लाई करवाती है 25%, कुछ ऐसे करके मध्य प्रदेश को भी थोड़ा मिलता है, खरीदते हैं अपन, ठीक है ना, अपना नहीं है। फिर सुवासरा मंदसौर में जगह है भैया, एक सुवासरा सौर ऊर्जा प्लांट है। एक फ्लोटिंग, देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो यहीं से आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना दिया ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर जो घूमने गए होंगे ना, उनने देखा होगा भैया, उधर नर्मदा नदी में बड़ी बड़ी प्लेटें लगी हुई है उसकी, क्या बोलते हैं, सोलर ऊर्जा की। तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगाया है? ओंकारेश्वर में लगाया है, खंडवा में। 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना। फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैरता हुआ
सोलर पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर कहाँ पे? सबको पता है, खंडवा में होता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से देगा वो कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट पावर प्लांट कहाँ पे। तो 4 सोलर पावर प्लांट हो गया, अपन ऐसे ही याद कर लेते टिप ऑफ टंग के। कहाँ के भैया? एक तो अपन ने नीमच में खुलवा दिया, एक खुलवा दिया रीवा में, एक खुलवाया मंदसौर में, और एक खुलवाया कहाँ पे? ओंकारेश्वर में। ठीक है ना। मैप बनाते यार, मैप में नहीं देख रहे बहुत दिन से ना, तो याद नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का अपन ने रफ मैप बना लिया ऐसा ऐसा करके। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये यहाँ पे नीमच आ गया है, यहाँ पे मंदसौर आ गया। तो एक अपना क्या बन गया, यहाँ पे सोलर प्लांट डलवा दिया अपन ने नीमच में, एक यहाँ पे सुवासरा करके जगह है, यहाँ पे मंदसौर में डलवा दिया। ठीक है, फिर इधर नीचे यहाँ पे कहीं खंडवा होगा, तो यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे कौन सा डलवा दिया? ओंकारेश्वर वाला डलवा दिया। और एक और कौन सा था अपना? रीवा वाला। तो रीवा वाला अपना ये यहाँ कहीं पे रीवा होगा, एक रीवा वाले पे डलवा दिया। ठीक है ना। 4 मेगर क्या है? पावर प्लांट है अपने। ठीक है, अगर मैं पूछूं हिमांशु इसमें से कि परमाणु परमाणु वाले दोनों कहाँ हैं, तो कहाँ आएंगे? पेन का कलर बदल के लगाते हैं, बताना परमाणु वाले कहाँ पे होंगे? मंडला। मंडला की चुटकारा जगह ही और होगा ना, मंडला और चुटकारा एक और शिवपुरी। शिवपुरी कहाँ पे होगा? हिमांशु बताना, शिवपुरी किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? नीचे की ऊपर? इधर की इधर? नेक्स्ट इधर होगा ना शिवपुरी, यहाँ कहीं। ठीक है, तो ये दो परमाणु वाले हो गए और ये दो सौर वाले हो गए। ठीक है, तो सुवासरा में है, मंदसौर में है सुवासरा, फिर एक नीमच में है अपना वेलस्पन सौर प्लांट। देखो नाम भी पूछ सकता है ना, वेलस्पन जो अंग्रेज वाला नाम है वो कहाँ पे? नीमच में है ना। नीमच में छावनी पड़ेंगी, नीमच की जब पड़ेंगे ना, नीमच में अंग्रेजों ने बहुत वो किया था, एक वो बनाई थी अपनी छावनी वावनी। और ये भी अल्ट्रा सोलर सबसे बड़ा है, तो कहाँ पे? ये रीवा में है ना। अल्ट्रा सोलर, रीवा के लोग अल्ट्रा तेज चलते हैं भैया। ठीक है ना। अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे? रीवा में। फिर सुवासरा वाला तो नाम से याद हो जाएगा, सुवासरा मंदसौर में आता है। फ्लोटिंग वाला अपने को याद है, ओंकारेश्वर है। अब मध्य प्रदेश की क्या होती है, अपन सोलर सिटी बनाने जा रहे हैं। किसको? सांची को। बनाया नहीं है लेकिन बनाने जा रहे हैं, तो अपन पेपर में भी दे सकते हैं क्योंकि अपन बना रहे हैं भाई इसको, है ना। तो मध्य प्रदेश की सोलर सिटी कौन बनने जा रही है? सांची जा रही है। मध्य प्रदेश की पहली है और भारत की दूसरी सोलर सिटी है ना। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? कोणार्क मंदिर। कोणार्क जो सिटी है ना, वो सोलर सिटी बन चुकी है पूरी। ठीक है, और सांची जो है बनने जा रही है। पूरा सांची को अपन सोलर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे। ठीक है ना। चेत सिंह सोलंकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोलर एनर्जी के भी और एनर्जी के भी, दोनों लिख लेना ना। जब हम मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व पढ़ेंगे ना, तो इसमें पढ़ेंगे। एक चेत सिंह सोलंकी थे, एक साइंटिस्ट, प्रोफेसर लिख लेना आगे, प्रोफेसर चेत सिंह सोलंकी जो एक साइंटिस्ट हैं, इनको इंडिया का सोलर मैन कहा जाता है, या मध्य प्रदेश की सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं चेत सिंह सोलंकी जी। ठीक है, फिर प्रस्तावित सोलर प्लांट कहाँ कहाँ पे है? तो 3 सोलर प्लांट लगने वाले भैया, एक आगर मालवा में लगा हुआ है, एक नीमच में और एक शाजापुर में ना। पुस्तक में अगर तुम खोल के देखोगे तो उसका बहुत अच्छा फोटो लगा होगा। इनने ये देखो, मध्य प्रदेश में स्थापित 5 बड़ी सौर परियोजना, मतलब मोहन सरकार ने बड़ा सा पेपर में फोटो दिलवाया था ना, क्या क्या है, कैसा कैसा है, ये है। तो इसलिए अपन ने याद कर लिया इसको, है ना, कि 3 बहुत अच्छे क्या प्रस्तावित सोलर प्लांट बनने वाले हैं, एक आगर मालवा में, एक नीमच में और एक शाजापुर में। फिर अपन आ जाते हैं, ये अपना क्या हो गया? सोलर ऊर्जा हो गया। अब अपन दूसरी देखते हैं पवन ऊर्जा पे। पवन चक्की से ऊर्जा सबको पता है भैया कैसे, कहीं जाते हैं इधर, तब देवास वाले एरिया से कोई निकलता होगा तो सबको दिखते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्कियां दिखती होगी इंदौर देवास रोड के उधर आगे पहाड़ी वाले एरिया में जाते हैं। तो पवन चक्की जो हवा के घूमने से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं अपन? पवन ऊर्जा बोलते हैं भैया। सर्वाधिक पवन चक्की कहाँ पे मध्य प्रदेश में? तो देवास के जामगोदनी गांव में। देवास में भी अगर पूछे तो कौन सा? एक जामगोदानी गांव में, है ना। पहली चक्की भी देवास में लगी थी और सबसे ज्यादा चक्की भी देवास में ही है। पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु कितना घूमना चाहिए वो? तो 8 से 25 मीटर घूमना चाहिए 1 सेकंड में। अब कितना बड़ा होता है, क्या होता है, ये सब अपने को नहीं पूछा जाता है ना, कितनी उसकी लंबाई होती है, ये होता है वो होता है, कितनी वो होती है, ये समाधान निम्न करने। बस कहाँ सबसे ज्यादा पवन शक्ति? देवास में है। देवास में भी कौन सी जगह पे? जामगोदराई ऐसे करके एक गांव है ना, जामगोदराई, वहां पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा याद नहीं रखना ना। उज्जैन में पाई जाती है, नागदा उधर देखोगे, फिर मंदसौर उधर आगे चले जाओगे तो मेरी बुआ का गाँव है, वहां पे भी जाती है। सिर्फ देवास याद रखना है। बायोमास याद रखना है। बायोमास ऊर्जा क्या होती है? धान के भूसे से। देखो धार में एक जगह है जादूखेड़ा, अगर मैं बोलूं कि गेहूं का जो भूसा है या सोयाबीन का भूसा है उससे मैं बिजली बना दूंगा, तो ये बात तुम्हें जादू नहीं लगेगी? ये तो जादू से होगा भैया, तो याद रख लेना। धार में एक जादूखेड़ा जगह है, वहां पे जो धान काटते हैं ना अपन, चावल वावल ये काटते हैं या कपास वपास को, धान सोयाबीन वायाबीन का भूसा बच जाता है जो अपन भैंसों को और गाय भैंसों को खिलाते हैं,
उससे जला के क्या बिजली बनाई जाती है, बहुत कम बिजली, लगभग 2 मेगावाट, लेकिन बनती तो है ना। तो कहां पे बनती है, धार के जादूखेड़ा में। ठीक है, तो बायोमास में धान के भूसे से बना रहे हैं, गन्ने की खोई से भी बनती है, कहां पे बनती है, ग्वालियर और खंडवा में बनती है। ठीक है ना, ये गन्ने की खोई से बनती है, और सरसों के डंठल से भी बनती है। सरसों के डंठल, सरसों का कटोरा कौन है, भिंड मुरैना। मुरैना में जो है सरसों के डंठल से बायोमास बनाई जाती है या ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो मध्य प्रदेश में बायोमास के रूप में 3 है ना, धान के भूसे से बना लेते हैं अपन, गन्ने की खोई से बना लेते हैं, सरसों के डंठल से बनाते हैं। धान के भूसे से क्या बना रहे हैं, धार जादूखेड़ा में बना रहे हैं। गन्ने से क्या बना रहे हैं, ग्वालियर खंडवा में बना रहे हैं। और सरसों से क्या बना रहे हैं, मुरैना में बना रहे हैं। ठीक है, कल एक बार पूछेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, परेशान नहीं होना कहाँ पे कैसा क्या है। और ये बायोमास वाला हो गया अपना, पवन ऊर्जा वाला हो गया है। अब अपन देखते हैं क्या, बायोगैस वाला। तो बायोगैस वाला बंद हो गया है ना, पहले बहुत चलता था। गोबर से मीथेन गैस बनाती थी, उसके ऊपर वो गैस इकट्ठा करके चूल्हा वूल्हा जलाते थे ना। मेरे मतलब गांव में एक जमाना था जब अपन बच्चे आए होंगे, तो बहुत तेज तेज से चल रहा था, बहुत तेज इसका प्रचलन आ गया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, आजकल तो विलुप्ति हो गया है। तो बायोगैस क्या होता है, गाय के गोबर से मीथेन गैस बनती है, फिर उसको घरेलू उसमें काम, सुलभ ऊर्जा बोलते हैं ना। फर्स्ट बायोगैस संयंत्र कहाँ पे लगाया था, तो पिपरिया में लगा था, जबलपुर में। पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये डिग्रेड हो गया ना, इससे आप यूज कोई नहीं करता इससे ना। फिर एशिया का सबसे बड़ा जैव मिथेन प्लांट कहाँ पे, इंदौर के देवगुरुड़िया में। पूछ लेगा कोई अगर है तो। वैसे तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, बायोगैस को यूज नहीं करता भी, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। फिर ऐसा पूछा जाता है कि कंप्रेस्ड बायोगैस गौशाला कहाँ पे। देखो ऑब्वियसली गाय की गौशाला है, तो गाय का क्या हो रहा है, ज्यादा रहेगा, गोबर ज्यादा रहेगा। तो उस गोबर से ही, उस जो गाय गोबर कर रही है गौशाला में, उन्हीं के गैस से या उन्हीं के उससे क्या बना के, एनर्जी बना के उसमें यूज किया जाना है। ऐसी गौशाला कहाँ पे, तो ग्वालियर में। ठीक है ना, कंप्रेस्ड बायोगैस गौशाला कहाँ पे, ग्वालियर में। याद रखना, गौशाला ग्वालियर। फिर एक जेट्रोफा, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं भैया, जेट्रोफा बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र जगह पे है। कहाँ पे है, मंडला की बांसगढ़ी में। ठीक है ना, जेट्रोफा जो अपन पेट्रोलियम प्लांट पढ़ते थे नीट के टाइम, उससे मध्य प्रदेश में कहीं से एनर्जी बनाई जाती है बायोफ्यूल के रूप में, तो कहाँ बनाई जाती है, मंडला में बनाई जाती है। ठीक है, इतना मोटा मोटा हो गया। अब एक बार पुस्तक से अपन रीडिंग मारेंगे तो अपने को सब याद हो जाएगा। ठीक है ना, बार बार पढ़ना पड़ेगा तो याद होगा ना। जेट्रोफा बायोडीजल वाला जो बायोफ्यूल वाला है, उसका संयंत्र कहाँ पे, मंडला में लगा हुआ है। ठीक है, आज देखिए पुस्तक से कि कल देखेंगे, समय हो गया मेरे हिसाब से। कल 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 ओवरलोड हो गया था। चलो ठीक है, कल देखते हैं इसको। चलो कल से सब ठीक है, डीजी का नोट्स बाय लेके बैठना है ना, 10 मिनट डीजी के बोटनिकल नेम याद करेंगे। ओके। चलो बाय बाय।